कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर भाग रहा होता है। उसके हाथ में एक बच्चा होता है एंड हम देखते हैं उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट्स लगे हुए होते हैं। अब यहाँ पर तुम लोग भी समझ चुके होगे कि बहुत सारे असियंसियंस इस बच्चे को मारने के लिए यहाँ पर इसके पीछे पड़े हैं एंड ये जो बंदा है इस बच्चे को यहाँ पर बचाने का कोशिश कर रहा है। ये जो यहाँ पर व्यक्ति होता है वो यहाँ पर उस बच्चे को अपना यंग लोड बताता है एंड कहता है कि प्लीज यंग लोड आप रोइए मत। अगर आपने रोना बंद नहीं किया तो यहाँ पर जो असियंसियंस है वो यहाँ पर आ जाएंगे एंड आपको मार डालेंगे। इससे आपकी जो फैमिली की जितनी भी सेक्रीफाइसेज हैं एंड जितने भी लोगों ने आपके लिए जान दी है वो सारी की सारी व्यर्थ में चली जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप रोना बंद करें ताकि आप जिंदा रहें। हम देखते हैं जो बच्चा होता है वो भी चुप हो जाता है एंड ये जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि यंग लॉर्ड आप चुप हो गए, इसका मतलब क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। फिर हम देखते हैं ये जो व्यक्ति होता है वो अपने कपड़े को फाड़ता है एंड एक छोटे से यहाँ पर कपड़े से इस बच्चे का मुंह बंद कर देता है एंड फिर कहता है कि यंग लॉर्ड मुझे माफ करना, मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एंड उस बच्चे को एक डाली से लटका के वहां से भाग जाता है ताकि ये असिस्टेंस का जो ध्यान है वो अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट कर सके एंड ये जो बच्चा है उसकी जान बच सके। फिर हमारा सीन शॉट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि ऐसे ही जा रहा होता है। तभी हम उसके पेरेंट को देखते हैं जो कि अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है एंड जो ओल्ड मैन होता है उस पेरेंट से कहता है कि आखिर तुमने ये सारी जो चीजें है वो बोलना कहाँ से सीखा है। तभी हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो काफी हैरान होता है एंड वो डाली की तरफ देखने लगता है जहां पर वो अजीब सी चीज लटकी होती है। जब वो उसे नीचे उतारता है तो वो एक बच्चा होता है एंड उसके मुंह से कपड़ा हटाने पर वो रोने लगता है। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसे बियाबान जंगल के अंदर किसने इस बच्चे को अकेला छोड़ा, वो भी मुंह से बांधकर। आखिर ये जो छोटा सा बच्चा है जो कि दिखने में केवल 100 दिन से भी यहाँ पर उसकी उम्र कम होगी, वो यहाँ पर ऐसी कैसी चीजों से गुजरा है जिसकी वजह से इसे ये सारी चीजों को यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। फिर हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है उस बच्चे को लेकर अपने विलेज की तरफ बढ़ जाता है एंड हम देखते हैं जैसे वो आगे जा रहा होता है तभी यहाँ पर एक बंदा हवा के अंदर से निकलता है एंड उस ओल्ड मैन के साथ में हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो ओल्ड मैन से कहता है कि वेल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर वापस से आ चुके हो और एकदम सेफ हो तुम। तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन को जो कि उसे हाथों से इशारा करता है और कहता है कि तुम चुप रहो, देखो मैं अपने साथ में एक बच्चे को लेकर आया हूँ एंड वो बच्चे के बारे में सारी बात बता देता है कि वो उसे किस तरीके से मिला। फिर हम देखते हैं वो कहता है कि वेल विलेज के अंदर जो तीनों लोग हैं हम लोग उन्हें भी इस बच्चे को दिखाएंगे एंड इसके बारे में बताएंगे। एंड हमें दिखाया जाता है विलेज के अंदर जाने के बाद में उन तीनों लोगों को जो कि दिखने में छोटे बड़े और यहाँ पर एक के बाल बड़े होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो पांचों होते हैं उस बच्चे के बारे में बातें करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो कह रहा होता है कि वेल आज के बाद में ये जो लड़का है वो यहाँ पर हमारे साथ में रहने वाला है, तो सभी लोग अपने आप को इससे इंट्रोड्यूस कराओ। अब इन पांचों के ग्रुप में जो एक बंदा होता है उसे थोड़ा मजाक करना कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है एंड उस ओल्ड मैन से कहता है कि वेल सुनसान जंगल के अंदर आखिर तुम्हें बच्चे कहाँ से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है इस बात से काफ़ी ज़्यादा ही चिढ़ जाता है एंड उसे कह रहा होता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि क्या ये जो बच्चा है वो मेरा है। इन बातों को सुनकर वो बंदा कह रहा होता है कि अरे अरे नहीं, मैं तो यहाँ पर मजाक कर रहा था, तुम तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बुरा मान गए। फिर यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो यहाँ पर उन सभी लोगों को बता देता है कि हम इस बच्चे को बड़ा करेंगे एंड इसे अपना डिसाइपल बनाएंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो ये बड़े बालों वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि वेल इस बच्चे को बड़ा करना तो चलो ठीक है, लेकिन इसे डिसाइपल बनाना ये यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मेरे दोनों हाथ नहीं है तो मैं यहाँ पर इस बंदे को कुछ भी नहीं सिखा सकता हूँ, यानी इस बच्चे को। तो यहाँ पर तुम लोग मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। अब इस बात को सुन के हम इस चौथे बंदे को देखते हैं जो कि उस बंदे से कहता है कि वेल हे तुम इतना ज्यादा रूड कैसे हो सकते हो, वो एक बच्चा ही तो है एंड अगर तुम्हें नहीं सिखाना है तो तुम इसे यहाँ पर आराम से भी मना कर सकते हो, तुम्हें इतना भी ज्यादा रूड नहीं होना चाहिए। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन होता है वो सभी लोगों से कह रहा होता है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है कि तुम्हें इस बच्चे को सिखाना ही पड़ेगा, अगर तुम्हारा मन है तो सिखाओ, अगर नहीं मन है तो मत सिखाओ। एंड हम देखते हैं यहाँ पर ये जो बंदा होता है चौथा वो कह रहा होता है कि वैसे अगर हमने इसे अपनी मार्शल आर्ट को सिखाया तो इससे ये रिवील हो जाएगा कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो हाँ, ये पांचों को एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं पता है, ये पांचों क्रिमिनल्स है जो कि एक जगह इकट्ठा हो गए हैं ताकि ताकि ये जो बड़ा खतरा है उसे टाल सकें, लेकिन इन लोगों को अपनी एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं पता है। तो ऐसे में अगर ये यहाँ पर अपने अमसी यानी इस बच्चे को यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट सिखाएंगे तो ये रिवील हो जाएगा कि इनकी आइडेंटिटी क्या है। तो यहाँ पर जो चौथा होता है वो ओल्ड मैन से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अचानक से हमारी जो आइडेंटिटी है उसे रिवील करवाना चाहते हो। ओल्ड मैन कहता है कि वेल अगर इस बच्चे को सिखाने के लिए हमें अपनी आइडेंटिटी को भी रिवील करना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी बात है। इस पर चौथा कहते हैं कि वेल तुम्हारी बात से मैं भी एग्री करता हूँ। एंड हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि वेल चलो यहाँ पर शुरुआत मैं ही करता हूँ अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से। वो बताता है कि वेल मैं कोई और नहीं बल्कि लाइफ एंड डेथ जज हूँ। तो यहाँ पर तुम समझ रहे हो ना इस बंदे की यहाँ पर जो उपाधि है वो कितनी ज़्यादा यहाँ पर बड़ी है एंड यहाँ पर इसका जो एक तरीके से रुतबा एंड जो ओहदा है वो मार्शल वर्ल्ड के अंदर उतना ही बड़ा है, यानी लाइफ एंड डेथ को जज करने वाला इंसान। तो यहाँ पर ये वाली जो बात है उसको सुन के यहाँ पर जो बाकी के चारों बंदे होते हैं वो भी काफ़ी हैरान होते हैं कि यहाँ पर एक जो बंदा था मार्शल
वर्ल्ड के अंदर जिसका नाम इतना ज्यादा ऊंचाइयों पर था, लाइफ एंड डेथ जज आज उन लोगों के सामने खड़ा है एज ए क्रिमिनल। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो बताता है कि वेल कुछ हालात ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से यहाँ पर है ना मेरे को एक क्रिमिनल बनना पड़ा वगैरह वगैरह। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो दूसरा बंदा होता है वो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है एंड वो कहता है कि वेल मेरा नाम याओ जिनिन है। तो यहाँ पर चाइनीज के अंदर इसका मतलब ये होता है कि हवा के अंदर गायब हो जाना। तो जैसा कि हमने देखा ये जो बंदा है वो हवाओं के अंदर यानी कहीं पर भी गायब हो सकता है, तो इसकी ये स्पेशलिटी है एंड इसी की वजह से इसको ये वाला उपाधि मिला है। तीसरा जो बंदा होता है वो कहता है कि ये जो चौथा बंदा होता है, हाँ ये चौथा बंदा होता है जिसे मैंने फोर्थ कहा था, तो ये जो बंदा होता है उसकी यहाँ पर जो एबिलिटी होती है वो यहाँ पर चोरी करने की होती है, चोरी करके यहाँ पर तेजी से भागने की। तो ये बताता है कि वेल मेरे पास में कुछ एबिलिटीज है जिससे कि मेरी प्रेजेंस छुप सकती है एंड मैं तेजी से भाग सकता हूँ, मतलब ऑल ओवर ये एक चोर है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो चौथा बंदा होता है जो कि यहाँ पर ये होता है वो कहता है कि वेल ये एक ब्लैक स्मिथ है और इससे गोल्डन हैंड के नाम से भी जाना जाता है। एंड यहाँ पर ये ना ब्लैक स्मिथिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी करता है, यानी बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे वेपन्स को फोर्ज करता है। फिर बारी आती है पांचवे की, यानी इस लंबे बालों वाले की, लेकिन ये अपना नाम नहीं बताता है एंड ना ही अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है। तो हम देखते हैं जो चारों होते हैं वो वापस से बिजी हो जाते हैं। अब यहाँ पर सेकंड होता है यूजेन, वो कहता है कि वेल क्या आपने ये तय कर लिया है कि आप यहाँ पर इसके बारे में मतलब इस बच्चे को यहाँ पर हमारा डिसाइपल बनाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि हाँ मैं इसी यहाँ पर अपना डिसाइपल बनाऊंगा। एंड फिर वो कहता है कि वेल यही वो बच्चा होगा जो कि हमारे जो मार्शल आर्ट है उन्हें सीख कर ये जो मा फॉरेस्ट है इसे एस्केप करेगा एंड बाहर मार्शल वर्ल्ड के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर ये जो चोर होता है वो कह रहा होता है कि वेल इस बच्चे को देखने से ऐसा लग रहा है कि वेल इसके अंदर सच में काफी ज्यादा अच्छा टैलेंट है, लेकिन क्या इसके अंदर इतना ज्यादा अच्छा टैलेंट है कि हमारी जो चारों की मार्शल आर्ट है उन्हें इनहेरिट कर पाएगा। तो इस बात को सुन के ओल्ड मैन कहता है कि हाँ ये जो बच्चा है वो कोई सामान्य नहीं है, ये पक्का से हमारी चारों की जो मार्शल आर्ट है उन्हें इनहेरिट कर पाएगा और उन्हें अच्छे से मास्टर भी कर पाएगा। अब इस बात को सुन के यहाँ पर जो तीनों चारों होता है उन्हें यहाँ पर ज्यादा विश्वास नहीं होता। तो हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि वेल तुम चारों के चेहरे देखकर मुझे पता चल रहा है कि तुम लोगों को विश्वास नहीं है कि ये बच्चा ऐसा कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो तुम इस रिंग को देख लो, ये जो रिंग है उस बच्चे की बॉडी के पास में ही मतलब इस बच्चे के गले के अंदर थी। तो अब यहाँ पर ये जो रिंग होती है उसे ये तीनों चारों एकदम एक दूसरे को दिखाने लगते हैं एंड यहाँ पर इसके बारे में बात करने लगते हैं। इन तीनों चारों को इस रिंग के बारे में कुछ घंटा पता नहीं चलता, लेकिन इतना जरूर पता चल जाता है कि ये जो रिंग है वो कोई सामान्य रिंग नहीं है। इस रिंग के अंदर यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत एनर्जी होती तो ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती थी कि किसी भी इंटरमीडिएट यहाँ पर जो लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है उसे यहाँ आराम से खत्म कर सकती थी। तो अब यहाँ पर ये वाली बात को जानने के बाद में ये लोग इतना अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो बच्चा है वो किसी वेल्थी फैमिली से है जो कि मार्शल आर्ट के अंदर भी बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों के ऊपर थी। तो यहाँ पर इन सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है उसके पास में पक्का से ऐसा टैलेंट है कि इससे ये जो बच्चा है वो आगे चलकर इनके जो मार्शल आर्ट उन्हें सीख भी पाएगा और उन्हें यहाँ पर मास्टर भी कर पाएगा। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो बच्चा होता है उसे नाम देने की बारी आती है। तो ओल्ड मैन कहता है कि वेल आखिर में इसे क्या नाम दूं। तो सभी लोग कहते हैं कि वेल आप यहाँ पर हमारे ग्रुप में सबसे बड़े हो तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से इसे कोई भी नाम दे सकते हो। तो अब उस बच्चे को देखकर यहाँ पर जो मतलब फर्स्ट मास्टर होता है यानी ये जो ओल्ड मैन होता है उसे अपने बच्चे की याद आ जाती है। तो इसकी भी पीछे की एक स्टोरी है। अब ये जो ओल्ड मैन है इसका एक बच्चा था और इसकी दो डॉटर्स थी। तो यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन है वो एक बहुत ही बड़ा फिजिशियन है। तो यहाँ पर किसी काम से ये दूसरी जगह पर गया हुआ था और यहाँ पर पीछे इसके बच्चे को थोड़ी बीमारी हो गई थी एंड ये जब वापिस आ रहा था तो रास्ते में इतनी ज्यादा टाइम लग गया इसको कि इसका जो बच्चा है वो इंतजार करते करते यहाँ पर है ना मारा गया। जब वो वापिस आया तो उसने अपने बच्चे को देखा वो भी मरे हुए। तो वो बताता है कि वेल यहाँ पर वो इतना बड़ा फिजिशियन है लेकिन वो फिर भी अपने बच्चे को नहीं बचा पाया एंड इस चीज का रिग्रेट उसे आज भी है। उसके बच्चे का नाम सुओल था। तो वो कहता है कि वेल अगर तुम लोगों को आपत्ति ना हो तो मैं इस बच्चे का नाम उन सुओल रखूंगा। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वो इसकी बात से एग्री करते हैं। फिर हम देखते हैं यूजेन को जो कि कह रहा होता है कि वेल आप एक बहुत ही ज्यादा बड़े फिजिशियन हो, अगर आप यहाँ पर टाइम पर पहुंच जाते ना तो आप अपने बच्चे को भी बचा सकते थे। आपने न जाने कितने सारे लोगों को यहाँ पर बचाया, तो आप बहुत ही ज्यादा ग्रेट इंसान हो। तो जो ओल्ड मैन होता है उस बंदे से कह रहा होता है कि वेल तुम यहाँ पर मेरे को शुगर कैंडी देने का कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ज़्यादा लोगों को मैंने बचाया हो लेकिन उससे ज़्यादा लोगों को मैंने अपने हाथों के अंदर मरते हुए देखा है। यानी ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं नहीं बचा पाया हूँ। फिर हम देखते हैं और भी बहुत सारी बातें करने लगता है एंड हम देखते हैं ये जो चारों होते हैं इसके बारे में यहाँ पर एक तरीके से डिस्कस करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन होता है वो कह रहा होता है कि चलो इन सारी बातों को छोड़ते हैं एंड अब ये जो बच्चा है वो पक्का से हमारा अप्रेंटिस यानी यहाँ पर हमारा डिसाइपल बनने वाला है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर ये भी कहता है कि वेल वो यहाँ पर अपनी जो सीक्रेट मार्शल आर्ट है वो भी इस बच्चे को एक तरीके से पास ऑन करेगा। अब जैसे ये वाली बात यहाँ पर बाकी लोग सुनते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं एंड कहते हैं कि क्या तुम अपनी सीक्रेट मार्शल आर्ट को भी पास ऑन करोगे। तो सीक्रेट मार्शल आर्ट कुछ ऐसी चीज होती है जिन्हें कोई भी यहाँ पर है ना पास डाउन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी रिलेटिव यानी जो ब्लड रिलेटेड ब्लड लाइन होता है उसी के अंदर यहाँ पर अपनी जो मार्शल आर्ट उन्हें पास ऑन करता है। लेकिन किसी भी यहाँ पर अनब्लड रिलेटेड इंसान को अपनी जो सीक्रेट मार्शल आर्ट है उन्हें पास ऑन करना ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज होती है।
एंड फिर जो यावजेन होता है वो यहाँ पर जो मतलब ओल्ड मैन होता है उसकी बात से एग्री करता है और कहता है कि वेल हमारे पास में ऐसा कोई नहीं है जिसको हम यहाँ पर अपनी जो मार्शल आर्ट है उन्हें पास ऑन करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस जंगल के अंदर ही मरने वाले हैं। एंड अगर हम इस बच्चे को अपनी जो मार्शल आर्ट उसे पास ऑन करते हैं तो हो सकता है कि हमारी जो मार्शल आर्ट है वो जिंदा रहे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस बच्चे को हमारी जो मार्शल आर्ट है उसे यहाँ पर पास ऑन कर देना चाहिए। तो अब हम देखते हैं जो बाकी लोग होते हैं वो भी इस बात के लिए एग्री करते हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ होता है वो भी कहता है कि वेल मैं भी यहाँ पर अपनी जो सीक्रेट मार्शल आर्ट है उन्हें पास ऑन करूंगा। तो यहाँ पर चोर कहता है कि क्या तुम्हारे पास में सीक्रेट मार्शल आर्ट भी है? लेकिन मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस चोरी की कुछ 3-4 यहाँ पर ट्रिक्स जानता हूँ एंड इसके अलावा मेरे पास में कुछ ज़्यादा नहीं है। ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, तुम्हारी यहाँ पर जो स्टिल टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छी है, यानी छुपने की टेक्निक। एंड मुझे लगता है कि तुम इस टेक्निक को इस बच्चे को आसानी से सिखा भी सकते हो। इस पर चोर कहता है कि वेल अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो चलो ठीक है, मैं इसे यहाँ पर अपनी जो चोरी एंड जो स्टील वाली आर्ट्स है उन्हें यहाँ पर सिखाऊंगा। फिर वो जो चारों होते हैं यानी जो चौथा होता है यानी अपना चोर होता है वो यहाँ पर पांचों की तरफ देखने लगता है जो कि चुपचाप खड़ा होता है। एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना मुंह मोड़ लेता है। तभी हम देखते हैं जो चोर होता है उसके पास में जाता है एंड उसे बच्चे को दिखाता है एंड कहता है कि वेल मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें इस बच्चे को यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट को सिखाना है या फिर कुछ और करना है, तुम्हें इसे यहाँ पर रेज करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये बच्चा हमारे साथ में रहने वाला है तो इसलिए प्लीज इसे हेट मत करो। भले ही तुम इसे प्यार ना कर सकते हो लेकिन इसे बिना बिना किसी बात के यहाँ पर हेट मत करो। एंड इतना कहते हुए उस बच्चे को यहाँ पर जो मतलब अपना फिफ्थ होता है उसे यहाँ पर दिखाता है। अब यहाँ पर जो फिफ्थ होता है वो यार सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है एंड वो जो बच्चा होता है उसे यहाँ पर एक तरीके से ऐसा रब करने लगता है किटन की तरह। एंड ये जो यहाँ पर सीन है वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सो हम देखते हैं यहाँ पर 10 साल के बाद में जो यहाँ पर अपना ओल्ड मैन होता है वो उस बच्चे से कह रहा होता है कि वेल तुम्हें यहाँ पर ये जो स्क्रिप्चर्स है उन्हें याद करना ही पड़ेगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें यहाँ पर है ना कहीं पर भी खेलने नहीं जाने दिया जाएगा। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पर अपना चोर इंसान आता है एंड वो कह रहा होता है कि वेल 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 मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर तुम्हें वापस से कुछ ऐसा दे दिया है जिसे तुम आसानी से याद नहीं कर पा रहे हो, मैंने सही कहा ना। एंड हम देखते हैं यहाँ पर अपने छोटे से यूसुअल को जो कि सच में काफी ज्यादा प्यारा होता है। बात को सुनकर अपना हमसी फोर्थ मास्टर से कहता है कि हाँ भी इस चोर को हम लोग फोर्थ मास्टर ही बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर अपना हमसे फोर्थ मास्टर से कहता है कि वेल हाँ यहाँ पर जो मास्टर है उन्होंने मेरे को कुछ ऐसा दे दिया है जिसे मैं याद ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर जो फोर्थ मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि वेल क्या ना जो फर्स्ट मास्टर है यानी वो जो ओल्ड मैन है वो एक स्कॉलर है एंड ये याद करना वगैरह उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो उसे ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर हर कोई उसी की तरह बहुत ही ज़्यादा इजिली सारे स्क्रिप्चर्स को याद कर सकता है। वैसे क्या है ना एक हमारी कहावत है कि दुनिया के अंदर जो मतलब लोग होते हैं वो जितना ज़्यादा ओल्ड होते हैं ना वो उतने ही ज़्यादा वरीड होते रहते हैं। फिर वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से एंड यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि कहता है कि फोर्थ मास्टर क्या यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट मास्टर है वो यहाँ पर है ना उनके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, क्या वो जल्दी यहाँ पर मर जाएंगे? तो अभी इस बात को सुन के हम फोर्थ मास्टर को देखते हैं जो कि अपने एमसी की तरफ देखता है एंड उसके ऐसे सवाल पर काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है एंड फिर कहता है कि वो 800 सालों से जिंदा है, ये खुद को मतलब एक तरीके से हेवन को फूल बनाने जैसा है। तो अब हाँ यहाँ पर उनका जो समय वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। अगर तुम उनके लिए कुछ भी करना चाहते हो, अगर तुम उनके लिए थोड़ा सा भी वरीड हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उनकी जितनी भी जो चीज़ें याद करने दी गई हैं उनको यहाँ पर याद करो, इससे यहाँ पर उन्हें अच्छा लगेगा। तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर उनके जितने भी कहे हुए काम है उन्हें करते हो तो वो थोड़े दिन के लिए और भी यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। एंड वो और भी बहुत सारी बातें बताता है एंड यहाँ पर फिर उसे 3 फल देता है और कहता है कि देखो ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी को जो कि कहता है कि वाओ क्या आप यहाँ पर ये ना बाहर से लेकर आए हो? तो इस बात को सुन के फोर्थ मास्टर बोलता है कि हाँ मैं ये यहाँ पर बाहर से लेकर आया हूँ, यानी विलेज के बाहर से, माँ फॉरेस्ट के अंदर से। फिर यहाँ पर अपना एमसी कहता है कि बाहर तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होगी है ना, मैं भी विलेज के बाहर जाना चाहता हूँ। तो तभी फोर्थ मास्टर कहता है कि नहीं तुम यहाँ पर बाहर नहीं जा सकते हो, क्या तुम यहाँ पर भूल चुके हो कि तुम्हारे फर्स्ट मास्टर ने तुम्हें क्या कहा है? तो अपना हमसे कहता है कि नहीं मैं नहीं बोला हूँ, मुझे यहाँ पर जो विलेज है उसे तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि यहाँ पर मैं ब्रेक थ्रू ना कर लूँ। तो यहाँ पर जो फोर्थ मास्टर होता है उसे कह रहा होता है कि हम तो जब तक कि तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते हो तब तक तुम यहाँ पर जो विलेज है उसे छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हो। अब जबकि यहाँ पर तुम्हें फर्स्ट मास्टर सिखा रहे हैं तो मुझे लगता है कि तुम जल्दी यहाँ पर जो अपना ब्रेक थ्रू है उसे कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद में तुम भी यहाँ पर बाहर जा सकोगे। वैसे अगर तुम्हें कितने भी चाहे फल चाहिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाकर दे सकता हूं, तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है और अपना जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर देना है। इस बात को सुन के अपना हमसे कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। फिर हमारा सीन से उड़ता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं अपना हमसे पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसे यहाँ पर एक आवाज आती है एंड वो इस चीज से काफी ज्यादा हैरान होता है।
वो यहाँ पर अपनी खिड़की से बाहर की तरफ देखता है तो हम देखते हैं जो फिफ्थ मास्टर होता है वो अपने पैरों से यहाँ पर जो बकरी होता है उसे यहाँ पर घास खिला रहा होता है। अब हम देखते हैं अपना हमसे वहाँ पर आ जाता है एंड कह रहा होता है कि क्या मैं आपकी हेल्प करूँ। तो फिफ्थ मास्टर कहता है कि नहीं, तुम्हें हेल्प करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई ज़्यादा काम नहीं है जिन्हें मैं अपने अपने हिसाब से कर सकता हूँ, कम से कम मुझे यहाँ पर इतना तो करने दो तुम। तो यहाँ पर अपना एमसी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर जो फिफ्थ मास्टर होता है वो कहता है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे लिए यहाँ पर ये जो बकरी है उसे पेट कर दो। अपना एमसी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी मान जाता है एंड उस बकरी को यहाँ पर पेट करने लगता है। फिर जो अपना एमसी होता है उस गोट को देखकर बोल रहा होता है कि इसे यहाँ पर है ना बाहर से ला गया है, मुझे लगता है कि जो बाहर का वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि बाहर है ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। हम देखते हैं यहाँ पर जो फिफ्थ मास्टर होता है उससे कह रहा होता है कि तुम्हारे जैसा बच्चा अगर बाहर जाएगा ना तो वहाँ पर 2 घंटे भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर जो अपना टीचर्स है उनकी बात को सुनना चाहिए एंड यहाँ पर जो अपनी पढ़ाई उस पर ध्यान देना चाहिए। अपना एमसी कहता है कि हाँ मैं समझ गया एंड हम देखते हैं वो काफ़ी जल्दी उदास हो जाता है एंड वहीं पर बैठ जाता है। अब उसको ऐसा उदास देखकर जो फिफ्थ मास्टर होता है उसे थोड़ा अजीब लगता है एंड फिर वो अपने एमसी से कहता है कि मेरे पास में आकर बैठो। एंड फिर जो फिफ्थ मास्टर होता है अपने हमसे से कहता है कि वेल मैं जानता हूँ तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी यहाँ पर याद कर लेते हो, लेकिन तुम उसे लंबे समय तक यहाँ पर याद नहीं रख पाते हो। यानी तुम याद तो कर लेते हो लेकिन लंबे समय तक नहीं। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें उससे रिपीट करना है, सोने से पहले 3 बार और उठने के बाद में 3 बार। तो क्या तुम ऐसा करोगे? अपना एमसी इसके लिए हाँ भरता है। फिर हम देखते हैं जो फिफ्थ मास्टर होता है वो यहाँ पर कहता है कि चलो ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे रिपीट करो। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो फिफ्थ मास्टर होता है वो यहाँ पर अजीब से वर्ड्स बोलने लगता है जो कि हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। फिर यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो जैसे इन वर्ड्स को सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो फिफ्थ मास्टर होता है उसे कह रहा होता है कि अगर तुम्हें याद ना होना तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बार बार इन वर्ड्स को रिपीट कर सकता हूँ। तो ऐसे में हम देखते हैं यहाँ पर जो फिफ्थ मास्टर होता है वो अपने एमसी के लिए उन वर्ड्स को बहुत बार रिपीट करता है ताकि अपना एमसी उन्हें याद कर पाए। तो यहाँ पर आधी रात हो जाती है एंड फिफ्थ मास्टर अपने एमसी से कहता है कि वेल जो भी मैंने आज तुम्हें सिखाया है और जो भी यहाँ पर हमारे बीच में बातें हुई हैं वो हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। तो अपना एमसी भी इस बात के लिए एग्री करता है। फिर हमारा सीन शूट होता है और 5 साल बीत जाते हैं। हमें 5 साल बाद में अपने एमसी को दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं वो किसी हर्ब्स के यहाँ पर जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में बता रहा होता है कि इसके अंदर कौन कौन सी हर्ब्स चाहिए होती है और कौन कौन से मेथड को यूज करके ये हर्ब्स यानी मेडिसिन बनती है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सोल होता है यानी जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर अपने फर्स्ट मास्टर के सामने ये सारी चीज़ों को बता रहा होता है। एंड जो फर्स्ट मास्टर होता है उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होती है एंड वो बेड रिडन हो चुके होते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट मास्टर होता है वो अपने हमसे से कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे अभी तुम्हें सिखाना बाकी है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम यहाँ पर जो मेरा नॉलेज है यानी ये जो मेरा ज्ञान है उसे किस तरीके से यूज़ करते हो। मैं यहाँ पर है ना काफ़ी अच्छे दिनों को यहाँ पर ऐसा महसूस कर पाया हूँ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया है एंड तुमने मेरी सारी चीज़ों को सीख लिया है। फिर वो कहते हैं कि वेल अगर मैं यहाँ पर नहीं भी हूँ ना तो तुम अपने जो बाकी के टीचर्स हैं उनकी बातों को हमेशा सुनना। अपने हमसे कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया। एंड हमें बाकी टीचर्स को भी दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी के पीछे बैठे होते हैं। फर्स्ट मास्टर कहते हैं कि देखने से ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में सच में बहुत ही ज़्यादा कम समय है जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर है ना एक तरीके से बैठे हो। फिर वो यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें बताता है एंड कह रहा होता है कि वेल मैं तुम लोगों को एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ जो कि मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया तुम सभी लोगों को। एक्चुअली में ये जो फॉरेस्ट है जिसे यहाँ पर एस्केप करना नियरली इम्पॉसिबल लगता है, यहाँ से एस्केप करने का एक रास्ता है। ये वाली बात को सुन के यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो फर्स्ट मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोगों को क्योर किया है जिनकी अजीब सी बीमारी थी। तो मैंने एक बार ऐसे बंदे को क्योर किया था जो कि चोटी से लेकर एडी तक यहाँ पर पूरी तरीके से हड्डियों से एक तरीके से कवर्ड था। तो उस बंदे को जब मैंने यहाँ पर एक तरीके से मतलब एक तरीके से ट्रीट किया तो उसने बताया मेरे को कि वो इसी माँ फॉरेस्ट के अंदर से एस्केप करने में इस तरीके से घायल हो गया था। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर ये जो माँ फॉरेस्ट है उसके अंदर एक केव है, उसके अंदर एक ड्रैगन रहता है एंड यहाँ पर जो ड्रैगन उसे ऑलरेडी मार दिया गया है। अब उस केव से हम लोग यहाँ पर जो माँ फॉरेस्ट है उससे एस्केप कर सकते हैं। वहीं फुइजिन इस बात को सुन के कहता है कि वेल अगर यहाँ पर एक ऐसी केव जिसके अंदर पहले के टाइम पर एक ड्रैगन रहा करता था एंड अभी वो ड्रैगन मारा भी जा चुका है तो भी यहाँ पर उस केव के आसपास में बहुत ही ज़्यादा ओरा से यहाँ पर वो जो जगह है वो फील्ड हो चुकी है। एंड जहाँ पर इतना ज़्यादा ओरा होता है यानी एक ड्रैगन के मरने के बाद जो ओरा फैलता है उसकी बॉडी से, वहाँ पर या तो तालाब होता है या फिर एक वोल्केनो होता है। तो ऐसे में मेरे को नहीं लगता कि हम में से कोई भी सियोल को छोड़ के यानी अपने एमसी को छोड़ के वो यहाँ पर वो जो केव है उसे एस्केप कर सकता है यानी इस माँ फॉरेस्ट से
एस्केप कर सकता है उस केव के थ्रू। तो इस बात को सुन के फर्स्ट मास्टर भी एग्री करता है और कहता है कि हाँ, हम लोगों का तो यहाँ पर है ना मरना तय लिखा है इस मा फॉरेस्ट के अंदर ही, लेकिन यहाँ पर जो सूल है वो हम सभी लोगों से डिफरेंट है, वो यहाँ से एस्केप कर सकता है। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर है ना इसका एस्केप करने में मदद करो। तुम लोग यहाँ पर जब ये पूरी तरीके से ऐसा हो जाए, मतलब एकदम अच्छा हो जाए मार्शल आर्ट के अंदर, तो इसे यहाँ पर लीड करना एंड इसे बताना कि ये किस तरीके से ये जो फॉरेस्ट है उसे एस्केप कर सकता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने हमसे से कहता है कि वेल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो अपना हमसे कहता है कि हाँ बताओ मुझे, आप यहाँ पर क्या बताना चाहते हो। तो फिर जो फर्स्ट मास्टर होता है अपने हमसे को यहाँ पर ची के बारे में बताता है, यानी एनर्जी के बारे में बताता है कि तुम एनर्जी को किस तरीके से मास्टर कर सकते हो और फिर किस तरीके से मास्टर नहीं कर सकते हो। इसके बाद में हमें ये भी पता चलता है कि जो फर्स्ट मास्टर है यानी उसे किस तरीके से क्रिमिनल बना दिया गया था एंड उसे इस मा फॉरेस्ट के अंदर भेज दिया गया था। तो एक्चुअली में क्या हुआ था ना कि यहाँ पर जो अपना फर्स्ट मास्टर है उसने एक बंदे को, यानी एक जो मार्शल आर्टिस्ट है जो कि उसके पास में ट्रीटमेंट लेने के लिए आया था, उसके यहाँ पर अपने फर्स्ट मास्टर ने कीगोन निकाल लिया था। अब यहाँ पर जो कीगोन होता है वो मार्शल आर्टिस्ट की बॉडी के अंदर जो एनर्जी होता है उसे बॉडी के अंदर और बाहर जाने के लिए अलो करता है या फिर एक तरीके से फ्लो होने के लिए अलो करता है। तो यहाँ पर जो अपना फर्स्ट मास्टर उसने वही चीज को निकाल लिया था, उससे क्या होती है हमारी उम्र भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मास्टर है उसने वो कीगोन अपनी बॉडी के अंदर डाल लिया था, जिसकी वजह से उसका बहुत ही ज्यादा उम्र बढ़ गया था, लेकिन फिर उसे क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था एंड उसे यहाँ पर इस फॉरेस्ट के अंदर डाल दिया गया था। तो यहाँ पर अपने एमसी को बता रहा होता है कि वेल तुम्हें यहाँ पर है ना एक कीगोन और निकालना है ताकि तुम अपनी बॉडी के अंदर उसे फिट कर सको जिससे कि तुम्हारी उम्र बढ़ सके। तो अपना एमसी भी इस बात के लिए एग्री करता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर वो और भी बहुत सारी बातें अपने एमसी को बता रहा होता है। वो अपने एमसी से कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके इस फॉरेस्ट से एस्केप करना होगा एंड यहाँ पर जो मेरी डॉटर्स हैं अगर वो यहाँ पर बुरी हालत के अंदर हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें यहाँ पर उनकी मदद करो एंड उन्हें यहाँ पर हर तरीके से मतलब एक तरीके से ठीक करो, उन्हें अच्छी तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट करो, मेंटली वगैरह जो भी यहाँ पर तुम कर सकते हो। अगर मेरी डॉटर किसी प्रॉब्लम में हो तो तुम यहाँ पर उनको एक तरीके से सपोर्ट करो। तो ठीक है, तुम्हारी वजह से अब मैं यहाँ पर जो अपनी आखिरी सांस है उसे आराम से ले पा रहा हूँ। एंड हम देखते हैं इसके बाद वो यहाँ पर अपनी आखिरी सांस ले लेता है, जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर है ना उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है यानी अग्नि संस्कार। एंड हम देखते हैं वहां पर जितने भी जो लोग होते हैं वो बस खड़े खड़े उसकी बॉडी को मेल्ट एक तरीके से बर्न होते हुए देख रहे होते हैं। सो फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो सेकंड मास्टर होते हैं वो यहाँ पर अपने फ्लैग से अपने एमसी को इंसुलेशन ऑफ जिनपो सिखा रहे होते हैं। तो इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम किन्हीं फ्लैग्स का यूज़ करते हुए जो हवा होती है उसके अंदर एक स्पेस को क्रिएट करते हैं एंड उस स्पेस को हम यहाँ पर जो फ्लैग्स हैं उनकी मदद से यहाँ पर एकदम इनविजिबल कर देते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर जो सेकंड मास्टर होते हैं वो हवा के अंदर गायब रहते हैं। तो अब हम देखते हैं वो अपने एमसी को भी ये सारी बातें समझा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है थर्ड मास्टर का सीन जहाँ पर अपने एमसी को वो आग को कंट्रोल करना सिखा रहे होते हैं। वैसे तो ये एक ब्लैक स्मिथ है लेकिन इनके पास में कोई इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि ये अपने एमसी को वेपन वगैरह बनाना सिखा पाए, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ अपने एमसी को आग को कंट्रोल करना ही सिखा पा रहे होते हैं। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सभी के जो मास्टर होते हैं वो मिलकर अपने एमसी को जो मास्टर होते हैं उनके बारे में बता रहे होते हैं एंड उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे होते हैं कि उनकी वीकनेस क्या होती है और क्या नहीं होती है। और अपने एमसी भी इन बातों को काफी अच्छी तरीके से सुन रहा होता है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है जो फोर्थ मास्टर होते हैं उनकी चंपी कर रहा होता है। फोर्थ मास्टर अपने एमसी से कहता है कि तुम्हारे चेहरे को देख रहा है ऐसा लग रहा है कि तुम किसी परेशानी में हो। तो अपना एमसी कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फोर्थ मास्टर कहते हैं कि तुम बोलो या ना बोलो लेकिन मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि तुम किसी परेशानी में हो, तो बताओ कि आखिर क्या परेशानी है। अपना एमसी कहते हैं कि वेल बेली के नीचे मैं अपने स्पिरिचुअल गेट को महसूस कर पा रहा हूँ लेकिन मैं उसे ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर अपना एमसी स्पिरिचुअल गेट को ओपन कर देता है तो इसका मतलब अपना एमसी ब्रेक थ्रू कर लेगा। वही हम देखते हैं इस बात को सुन के जो अपने फोर्थ मास्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली तुम यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल गेट को महसूस कर पा रहे हो। एंड वो इसे और भी बहुत सारी बातें बताने लगते हैं स्पिरिचुअल गेट के बारे में। लेकिन अपना हमसे तो ठहरा उदास आत्मा वो कहता है कि वेल मैं यहाँ पर है ना कब यहाँ पर जो स्पिरिचुअल गेट है उसे ओपन कर पाऊंगा, क्या मुझे कोई ड्रग को लेना चाहिए यानी किसी मेडिसिन मेथड या फिर किसी पोशन को लेना चाहिए जिससे कि मैं यहाँ पर जो अपना ब्रेक थ्रू है उसे जल्दी कंप्लीट कर पाऊँ। तभी हम देखते हैं फोर्थ मास्टर से एक मुक्का मारता और कह रहा होता है कि बेवकूफ़ इंसान तुम्हें पता है यहाँ पर है ना ब्रेक थ्रू करने में लोगों को यहाँ पर है ना पूरी की पूरी जिंदगी चली जाती है। 100 साल के जो यहाँ पर बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं वो भी ऐसा नहीं कर पाते हैं एंड उनके बाद में फाइनली मौत हो जाती है। तो हाँ ब्रेक थ्रू करने के बाद में ही तुम यहाँ पर है ना जो अपनी उम्र है उसे बढ़ा सकते हो, उससे पहले नहीं बढ़ा सकते हो। उससे पहले जो तुम्हारी उम्र है वो एकदम ह्यूमन जैसा ही रहेगा यानी 100 70 80 साल। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं वो अपने एमसी को और भी बहुत सारी बातें बता रहा होता है।
एंड कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम एक मेडिसिन पोशन चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें यहाँ पर है ना वो भी बना के दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ हर्ब्स को लेकर आना होगा, जिसके लिए तुम्हें विलेज से बाहर जाना होगा। तो बताओ क्या तुम यहाँ पर विलेज से बाहर जाने वाले हो? तो यहाँ पर इस बात को सुन के अपने एमसी तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है एंड कहता है कि ठीक है फोर्थ मास्टर। यहाँ पर जो फोर्थ मास्टर होते हैं उसे वार्निंग देते हैं और कह रहे होते हैं कि वेल यहाँ पर है ना ज्यादा देर तक बाहर मत रहना एंड ज्यादा यहाँ पर खतरे को मोल मत लेना, सीधा जल्दी से यहाँ पर जो हर्ब्स है उन्हें लेना और वापिस से विलेज के अंदर आ जाना। तो हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो फर्स्ट टाइम विलेज से बाहर निकलता है फॉरेस्ट के अंदर, वो वहां पर जाता है तो आगे ही उसे जीरियोंग्यो मिल जाता है, यानी एक ऐसा फ्लावर जो कि उसकी मेडिसिन पोशन में काफी यहाँ पर मदद करने वाला है। उसके बाद में उसे ग्यूगोल्चो भी मिल जाता है एंड ऐसे करके उसे और भी बहुत सारे फ्लावर्स मिलते हैं। तो फाइनली अपने एमसी को वो सारे फ्लावर्स मिल जाते हैं जिससे कि उसे यहाँ पर मेडिसिन पोशन बनाना होता है। फिर वो जाने लगता है वापिस से, तभी यहाँ पर अपना एमसी काफी ज्यादा खुश होते हैं, मन में सोच रहा होता है कि वेल 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 मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो अपने मास्टर के बारे में सोचता है कि वेल अगर वो उनके लिए कोई ऐसा शिकार पकड़ के लेकर जाए जिसे आज वो रात मजे से खा सकते हैं, तो उसके जो मास्टर वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे और उस पर प्राउड महसूस करेंगे। फिर वो इधर उधर यहाँ पर जो पेड़ होता है उसके ऊपर कुत्ते फांदते हुए चढ़ जाता है एंड यहाँ पर आसपास में किसी शिकार को ढूंढने लगता है जिसे कि वो यहाँ पर खत्म करके उसे अपने मास्टर्स के पास में लेकर चला जाए। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है एंड वो साइड में देखता है तो वहां पर एक गोट होती है। अब गोट को देखकर तो अपने एमसी का खुशी का ठिकाना नहीं होता है एंड वो खुद को बहुत ही ज्यादा लकी समझता है कि भाई वो जैसे यहाँ पर किसी शिकार को ढूंढ रहा था उसे सबसे इजी शिकार मिल गया। फिर अपना एमसी आगे जा ही रहा होता है लेकिन तभी अपने एमसी को कुछ अजीब सी चीज महसूस होती है। अपने एमसी को पता चल जाता है कि भाई उसके आसपास में खतरा है, इसलिए वो एक जगह पर रुक जाता है एंड सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि आज के लिए मुझे यहाँ पर ये जो शिकार उसे नहीं करना चाहिए, मुझे किसी और दिन इस शिकार को करना चाहिए क्योंकि मुझे खतरा महसूस हो रहा है आसपास में। तभी हम देखते हैं वहां पर एक डॉग की एंट्री होती है जिसके 3 हेड होते हैं एंड हम देखते हैं वो अपने एमसी को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब उस 3 डॉग को देखकर यहाँ पर अपना एमसी भी काफी ज्यादा हैरान होता है एंड सोच रहा होता है कि अभी मैं क्या करूं। फिर अपने एमसी में सोचता है कि वैसे तो ये जो 3 डॉग है, 3 हेडेड डॉग, उसने मेरे ऊपर अचानक से हमला किया लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ पर कोई ज्यादा डर महसूस नहीं हो रहा है। हम देखते हैं जब 3 हेडेड डॉग अपने एमसी के ऊपर झपट्टा मारता है तो अपना एमसी बॉडी फ्लिक के टेक्निक का यूज करते हुए उसे काफी ज्यादा इजिली डोज कर लेता है। फिर अपना एमसी में सोच रहा होता है कि वेल अगर मुझे इस 3 हेडेड डॉग को खत्म करना है तो इसके लिए मुझे एक ओपनिंग को क्रिएट करना होगा एंड उसका यूज करते हुए इसे खत्म करना होगा। ये सोचते हैं हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर उस 3 हेडेड डॉग के आसपास में जाने लगता है एंड हम देखते हैं वो जो 3 हेडेड डॉग होता है उससे काफी ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से प्रोक कर रहा होता है एंड यहाँ पर उसके सारे अटैक्स को डोज कर रहा होता है। साथ ही में वो यहाँ पर कुछ पत्थर्स को उठा रहा होता है एंड हम देखते हैं वो जब फाइनली 3 पत्थर को उठा लेता है तो वो एक जगह पर आ जाता है एंड सोच रहा होता है कि वेल मैंने इस 3 हेडेड डॉग के साथ में बहुत खेल लिया, अभी टाइम आ चुका है जिसे खत्म करने का। ये सोचते हैं हम देखते हैं अपना एमसी जो होता है वो यहाँ पर इन पत्थर को एक तरीके से ले लेता है एंड जैसे यहाँ पर जो डॉग होता है उसके सामने अटैक करने के लिए आता है, अपना एमसी उन पत्थर्स को यहाँ पर जो डॉग होता है उसकी तरफ थ्रो कर देता है। हम देखते हैं जो पत्थर होते हैं वो सीधा डॉग के आर पार हो जाते हैं एंड जो डॉग होता है वहीं पर पूरी तरीके से मारा जाता है। यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो सोचता है कि चलो ये चीज यहाँ पर वर्क कर गई एंड इसके लिए वो यहाँ पर अपने सभी मास्टर्स को थैंक्स बोलता है कि अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ पर ये सब कुछ कभी नहीं कर पाता। फिर हमें दिखाया जाता है अपना एमसी उस 3 हेडेड डॉग को मार के यहाँ पर जो विलेज होता है उसके अंदर आ जाता है एंड विलेज के अंदर जितने भी जो लोग होते हैं वो अपने एमसी को देखकर काफी हैरान होते हैं एंड हम देखते हैं जो यहाँ पर फोर्थ मास्टर होता है वो तो अपना सर ही पकड़ लेता है कि भाई इसे मेडिसिन लाने भेजा था और मैंने कहा भी था कि इसे कोई भी खतरे में नहीं उलझना है और देखो इसने क्या कर दिया। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उनके रिएक्शन को देखकर समझ आता है कि भाई वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए वो उनसे सॉरी मांगता है। हम देखते हैं फोर्थ मास्टर को जो कि अपने एमसी से कह रहा होता है कि मेरी गलती थी जो मैंने यहाँ पर भेज दिया तुझे, आगे से मैं बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा क्योंकि तूने यहाँ पर है ना मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानी है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास में कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं है, यहाँ पर मेरी गलती है और जो चाहे आप मुझे सजा दे सकते हैं। तभी हम देखते हैं जो सेकंड मास्टर होता है वो सामने की तरफ आता है, अपने एमसी से पूछता है कि क्या ये फर्स्ट टाइम है जो कि तुम यहाँ पर विलेज से बाहर गए हो? तो अपना एमसी इसके लिए हामी भरता है। अब यहाँ पर जो सेकंड मास्टर होता है वो कहते हैं कि आखिर तुम बाहर क्यों गए थे? तो अपना एमसी बताता है कि वेल मैं कुछ हर्ब्स को इकट्ठा करने के लिए गया था ताकि मैं यहाँ पर मेडिसिन पोशन को बना सकूं जिससे कि मैं जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकूं। एंड फिर वो ये भी बताता है कि वेल जब मैं यहाँ पर वापस आने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पर मैं एक इजी शिकार को ढूंढ रहा था लेकिन मुझे पता चला कि वहाँ पर कोई खतरा है तो मैं यहाँ पर वापस आने की सोच ही रहा था, तभी इसी 3 हेडेड डॉग ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो यहाँ पर मेरे को इसे खत्म करना पड़ा, इसे फाइट करनी पड़ी। तो इस बात को सुन के सेकंड मास्टर कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, वैसे आखिर तुम माँ फॉरेस्ट के बारे में क्या क्या सोचते हो? तुम पहली बार वहां पर गए हो तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है? अपने एमसी कहते हैं कि वेल भले ही मेरे ऊपर 3 हेडेड डॉग ने अटैक कर दिया हो लेकिन फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो फॉरेस्ट है वो इतना भी ज़्यादा खतरनाक है जिसे मैं संभाल नहीं सकता। जैसे मैंने 3 हेडेड डॉग को संभाला, मुझे लगता है, मुझे विश्वास अपने आप पर कि मैं इससे भी बड़े जो मॉन्स्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर संभाल सकता हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो सेकंड मास्टर होता है वो यहाँ पर है ना एक तरीके से जो ब्लैक स्मिथ यानी जो थर्ड मास्टर होता है उससे कहता है कि वेल जो 3 हेडेड डॉग है उसके मांस
मांस और हड्डियों को यूज़ करके क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए वो फ्लेक्स को बना सकते हो जो कि मैं अपनी फॉर्मेशन में यूज़ करता हूँ। इस बात को सुन के जो ब्लैक स्मिथ होता है वो इसके लिए हामी भरता है। फिर जो सेकंड मास्टर होता है वो अपने एमसी के पास में आता है एंड कह रहा होता है कि सोवल, आज तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा, मतलब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा होगा कि हम सभी लोग तुम्हें यहाँ पर बाहर जाने से क्यों रोक रहे हैं। अपने एमसी कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। सेकंड मास्टर कहता है कि वेल, ऐसी बात है, ये काफ़ी नेचुरल है। अगर तुम यहाँ पर कोई चीज़ करना चाहते हो और दूसरे तुम्हें वो सब कुछ करने से रोक रहे हैं तो तुम्हें थोड़ा तो अजीब फील होगा ही, लेकिन हम सभी लोग भी चाहते हैं कि तुम बाहर जाओ एंड यहाँ पर बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल करो। लेकिन इससे पहले हमारे पास में जो भी यहाँ पर चीज़ें, जो भी हम वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, जिन खतरों के बारे में जानते हैं, हम तुम्हें उनके बारे में अवेयर करना चाहते हैं, उनसे कैसे निपटना है उनके बारे में यहाँ पर तुम्हें बताना चाहते हैं। वैसे अगर तुम विलेज से बाहर जाना चाहो तो ये कोई बड़ी डील नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें दिखाना होगा कि जो मेरी फ्लैग टेक्निक्स है उस उन चीज़ों को तुमने कहाँ तक और किस तरीके से मास्टर किया है। अगर तुम यहाँ पर मेरे को दिखा देते हो कि तुमने उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से मास्टर किया है तो मैं तुम्हें यहाँ पर विलेज से बाहर यानी फॉरेस्ट के अंदर जाने दे सकता हूँ। तो हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि थर्ड मास्टर के पास में आ जाता है एंड कह रहा होता है कि प्लीज़ आप जल्दी करो ना, आप यहाँ पर मेरे लिए फ्लैग्स बना दो ताकि मैं यहाँ पर जो फ्लैग्स हैं उनसे यहाँ पर जो स्किल है उसको परफॉर्म करके इन्हें दिखा सकूँ। एंड सो फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो फायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो थर्ड मास्टर हैं, जो ब्लैक स्मिथ है, वो तो यहाँ पर फ्लैग बना रहे हैं, लेकिन वो अपने एमसी को कह रहे हैं कि तुम वेपन बनाने का ट्राई करो ताकि तुम यहाँ पर मेरे को भी शो करा पाओ कि तुमने यहाँ पर जो मैंने तुम्हें सिखाया वो कहाँ तक सीखा है। अपना एमसी भी इस बात के लिए रेडी होता है एंड यहाँ पर वो फायर को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है। तो अपने एमसी को एक्चुअली में एक शॉट बनानी होती है और अपना एमसी उसी पे काम कर रहा होता है। यहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ होता है वो उसे यहाँ पर मतलब एक तरीके से बता रहा होता है कि तुम्हें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, और अपना एमसी उसके सारे बताए स्टेप्स को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा होता है। फाइनली हम देखते हैं अपना एमसी एक छोटी सी तलवार को फोर्स कर लेता है एंड कहता है कि देखो मैंने क्या क्रिएट किया, एक डेगर। तो हाँ, इसे डेगर बोलेंगे क्योंकि इसे शॉट बोलना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर जो ब्लैक स्मिथ होता है वो अपने एमसी को बोल रहा होता है कि हाँ ये एक डेगर कहलाने के लायक है। तो अपना एमसी कहता है कि वेल मुझे लगता है कि ये एक लो रैंक का डेगर है। इस बात को सुन के ब्लैक स्मिथ कहते हैं कि नहीं, अगर तुम इसे 3 साल तक पॉलिश करते हो ना तब जाकर हो सकता है कि ये एक लो रैंक का डेगर बन जाए। इस बात से अपना एमसी काफ़ी हैरान होता है। फिर यहाँ पर जो थर्ड मास्टर होते हैं अपने एमसी को कहते हैं कि ठीक है तुम जाके रेस्ट करो, मैं यहाँ पर जो फ्लैग्स है उन्हें क्रिएट कर दूंगा, तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने एमसी कहते हैं कि मेरे पास में रेस्ट करने के लिए ही तो टाइम नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे जाकर जो मैंने हर्ब्स लेकर आया है उससे यहाँ पर एक तरीके से मेडिकल जो मेडिसिन पोशन है उसे बनाना चाहिए। ये कहते हुए अपना एमसी वहाँ से चला जाता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर है ना उस मेडिसिन को बना लिया होता है, लेकिन इसमें उसकी फटके हाथ में आ चुकी होती है। वो सोच रहा होता है कि इस मेडिसिन को बनाना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल था, अगर छोटा से भी यहाँ पर एक एरर हो जाता ना तो पूरी की पूरी यहाँ पर जो मेडिसिन है उसकी एक तरीके से 2-3 हो जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता, पूरी मेडिसिन ही खराब हो जाती है। फिर जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ इस मेडिसिन का मेरी बॉडी पर क्या इफेक्ट है। ये कहते हुए अपना एमसी उस मेडिसिन को अपने मुँह में लेने वाला होता है या फिर उसने ले लिया होता है एंड फिर वो यहाँ पर मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है। अब यहाँ पर ये जो मेडिसिन है उसका यहाँ पर एक तरीके से ये स्लो इफेक्टिव है, ठीक है ना, इसका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे होता है अपने एमसी के बॉडी पर। तो अभी के लिए अपने एमसी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर फोर्थ मास्टर की एंट्री होती है एंड अपने एमसी से कह रहा होता है कि हल जी क्या कर रहे हो तुम। तो अपना एमसी कहता है कि मेडिटेट कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पर है ना मैं जैसे ही एक तरीके से जो फ्लैग्स हैं वो टेक्निक यहाँ पर जो सेकंड मास्टर है उनको शो कराऊंगा वो मेरे को बाहर जाने देंगे, आपकी तरह नहीं है जो कि आप मेरे को डांटोगे वगैरह वगैरह, यानी कुछ ऐसी बातें चल रही होती है। एंड यहाँ पर जो फोर्थ मास्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं देखो यार मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया बाहर जाने के लिए, और वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो विलेज से बाहर जाने के लिए कहा, मतलब जाने दिया, वो भी बिना किसी दूसरों की परमिशन के, मेरे रिस्क के ऊपर। एंड यहाँ पर मैं तुम्हें हमेशा से कहता था कि तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो, अगर एनलाइटमेंट को हासिल कर लेते हो, ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो मैं भी तुम्हें यहाँ पर बाहर जाने दूंगा। तो क्या तुम सच में यहाँ पर मेरी बात को नहीं समझ पाए थे। इन बातों को सुन के अपना हमसे कहते हैं कि सच में। यहाँ पर हम देखते हैं फोर्थ मास्टर की कहते हैं कि और नहीं तो क्या। फिर अपने हमसे से कहते हैं कि वैसे तुम्हारा जो थर्ड मास्टर उसने यहाँ पर जो 12 फ्लैग्स हैं उनको एक तरीके से क्रिएट कर लिया है, तो मुझे लगता है कि अभी तुम्हें यहाँ पर है ना ग्राउंड में चलना चाहिए एंड जो सेकंड मास्टर उसे अपनी टेक्निक्स को दिखाना चाहिए। अपने हमसे कहते हैं कि क्या सच में उन्होंने इतना जल्दी यहाँ पर जो फ्लैग्स उन्हें क्रिएट भी कर लिया। यहाँ पर वो है ना एक तरीके से ग्राउंड पे आ जाता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो सेकंड मास्टर, थर्ड मास्टर एंड जो फोर्थ मास्टर होते हैं वहीं पर खड़े होते हैं। अब सेकंड मास्टर अपने हमसे से कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है अब तुम फॉर्मेशन से बाहर आ सकते हो। अपने हमसे भी इस बात के लिए एग्री करता है एंड हम देखते हैं वो बाहर आ जाता है। तो हाँ, अपने हमसे ने फॉर्मेशन बनाया होता है फ्लैग्स का एंड अपने हमसे उसी मतलब फॉर्मेशन के अंदर बैठा होता है एंड अभी सेकंड मास्टर के कहने पर वो बाहर भी आ जाता है। फिर अपना हमसे कहता है कि वेल मैंने कैसा किया, क्या मैंने इसे अच्छे तरीके से मास्टर करके रखा है। सेकंड मास्टर कहता है कि वेल तुमने यहाँ पर है ना अच्छी तरीके से जो टेक्निक्स है
उसको मास्टर करके रखा है। एंड यहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ है जो थर्ड मास्टर है तुम्हारे, उनके यहाँ पर जो फ्लैग्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ग्रेट है। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर जो बाहर है वो वहाँ पर जाने की अनुमति दे सकता हूँ। तो अपना एमसी इस बात के लिए खुश होता है। एंड हम देखते हैं अपने एमसी के पास में कुछ डेगर्स एंड यहाँ पर कुछ और भी वेपन्स होते हैं जो कि अपना एमसी बाहर जाने के लिए कैरी करता है। अब हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है वो बाहर जाने के लिए दौड़ रहा होता है, मतलब जंगल में दौड़ रहा होता है, विलेज से बाहर आ चुका होता है। एंड अपने एमसी को काफी हल्का महसूस हो रहा होता है, थैंक्स टू यहाँ पर फोर्थ मास्टर, क्योंकि उनकी यहाँ पर जो दौड़ने वाली टेक्निक है वो अपने एमसी को बहुत ही ज्यादा काम आ रही होती है। अपने एमसी को काफी हल्का महसूस हो रहा होता है। फिर यहाँ पर अपने एमसी को जो यहाँ पर थर्ड मास्टर होता है उसकी कुछ बात याद आती है। तो एक्चुअली में थर्ड मास्टर ने अपने एमसी को एक रोक लाने के लिए कहा था, जिससे कि यहाँ पर जो थर्ड मास्टर वो अपने एमसी के लिए वेपन्स बना पाए। तो अपना एमसी सोच रहा होता है कि जिन रॉक्स को लाने के लिए मुझे थर्ड मास्टर ने कहा है वो यहाँ पर जो ऊंची पहाड़ियां होती है वहीं पर मिलती है। तो अपना एमसी आसपास में ऊंची पहाड़ी को देखने लगता है और अपने एमसी को एक ऊंची पहाड़ी दिखाई देती है। अपना एमसी सोचता है कि वेल चलो ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे वहीं पर जाना चाहिए। ये सोचते हुए अपना एमसी उस पहाड़ी के पास में आ जाता है। अब पहाड़ी के पास में जैसे आता है भाई वो तो उसे और भी ज्यादा बड़ी दिखाई देने लगती है। अपना एमसी सोचता है कि जितनी ऊंची पहाड़ी होगी उतना ज्यादा अच्छा एडवेंचर होगा, और जितना अच्छा एडवेंचर होगा उतना ही ज्यादा मजा मेरे को आएगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर अपनी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की जर्नी को स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर अपने एमसी को कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, अपना एमसी काफी इजीली यहाँ पर जो पहाड़ी होता है उसके ऊपर चढ़ पा रहा होता है। चढ़ते चढ़ते हम देखते हैं अपने एमसी को एक फ्लोवर दिखाई देता है। एंड उसे देखकर अपना एमसी कहता है कि ओ तो ये तो चीफ फ्लोवर है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये यहाँ पर है, चलो काफी बढ़िया बात है। तभी अपने एमसी की नजर पड़ती है ऊपर की तरफ, जिसे देखकर अपना एमसी काफी हैरान होता है, क्योंकि ये होता है योम फ्लोवर। एंड यहाँ पर जो योम फ्लोवर होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेयर से भी रेयर यहाँ पर मेडिसिन मतलब बनानी होती है उसके मेजरली इंग्रेडिएंट के रूप में काम करता है योम फ्लोवर। तो अपना एमसी इसे देखकर यहाँ पर काफी हैरान होता है, सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा रेयर फ्लोवर आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी अपने एमसी को किसी बिस्ट की आवाज सुनाई देती है। एंड अपना एमसी नीचे की तरफ देखता है तो यहाँ पर एक फ्लाइंग बिस्ट होता है, जिसे देखकर अपना एमसी काफी हैरान होता है। अपना एमसी सोच रहा होता है एक फ्लाइंग बिस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर अपना एमसी पत्थर फेंककर उस बिस्ट को यहाँ पर साइड हटाने की कोशिश कर रहा होता है। एंड सोच रहा होता है कि ये जो बिस्ट है वो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर जो रेयर रेयर एक तरीके से हर्ब्स हैं उनको खाकर इंटरमीडिएट रैंक तक लेवल अप कर लिया, तो इसे हराना इतना भी ज्यादा इजी नहीं होने वाला है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो बिस्ट होता है वो अपने एमसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है, लेकिन अपने एमसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा होता है। अपना एमसी भी इस बात को समझ जाता है एंड ये भी समझ जाता है कि ये सब कुछ योम फ्लावर की वजह से है। अगर इसने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक किया तो इसे डर है कि यहाँ पर जो योम फ्लावर है उसे एक तरीके से नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो योम फ्लावर है वो अभी मेरी लाइफ लाइन है। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है योम फ्लावर को उखाड़ के अपने पास में रख लेता है। अब जैसे अपना एमसी योम फ्लावर को उखाड़ता है भाई साहब, यहाँ पर हम देखते हैं जो फ्लाइंग बिस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने चिंगाड़ने लगता है। एंड हम देखते हैं वो अपने एमसी को मानो ये बोल रहा होता है कि तूने हाथ कैसे लगाया उसको। इधर अपना एमसी में सोच रहा होता है कि वेल ये सिर्फ और सिर्फ चिल्ला रहा है, मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये बिल्कुल भी यहाँ पर जो यंग फ्लावर है उससे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये सोचते हम देखते हैं अपना एमसी अपनी शुरुकेन से उस यहाँ पर फ्लावर को एक तरीके से टाइट करता है। एंड फिर वो सोचता है कि वेल मुझे यहाँ पर इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा यंग फ्लावर का झांसा देकर, एंड फिर यहाँ पर जो पहाड़ी है उसके ऊपर चढ़ जाना होगा उतने से टाइम के अंदर। ये सोचते हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है यहाँ पर शुरुकेन के साथ में बांधकर उस यंग फ्लावर को बहुत ही ज्यादा आगे की तरफ फेंकता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो बिस्ट होता है वो भी उसके पीछे की तरफ चला जाता है। फिर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो जल्दी जल्दी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। एंड फाइनली अपना एमसी पहाड़ी के ऊपर पहुंच भी जाता है। अब पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो सबसे पहले काम यहाँ पर अपने फ्लेक्स को एक तरीके से लगाना वाला करता है। एंड फ्लेक्स को लगाकर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो वहीं पर छुप जाता है उस फॉर्मेशन के अंदर। तभी हम देखते हैं वहां पर वापस से वो फ्लाइंग बिस्ट आ जाता है एंड उसके हाथों में इस बार यहाँ पर वही फ्लावर होता है। अपना एमसीन में सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये फ्लावर को लेकर आ भी चुका है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक और बिस्ट की मतलब आवाज आती है। एंड वो बिस्ट होता है जैंगहोंग, जो कि यहाँ पर फायर को एक तरीके से रिसेंबल कर रहा होता है, यानी उसके पास में फायर की पावर होती है। एंड इस चीज को देखकर तो अपना एमसी भी काफी हैरान होता है कि भाई एक जेड होग जिसके पास में फायर की पावर है, पता नहीं आज मैं क्या क्या देख रहा हूँ। एंड हम देखते हैं हम जो जेड होग होता है वो यहाँ पर अपनी फायर का पावर का यूज करते हुए जो यहाँ पर फ्लाइंग बिस्ट होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। एंड वहीं पर हम फ्लाइंग बिस्ट को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने विंड पावर का यूज करते हुए जेड होग के ऊपर अटैक कर देती है। बाद में हम देखते हैं दोनों के जो अटैक्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट होता है। इधर अपना एमसी में सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये होती है इंटरमीडिएट बिस्ट के बीच में होने वाली एक फाइट। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा डेडली होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो फ्लाइंग बिस्ट होता है वो काफी ज्यादा रफ्तार से यहाँ पर जो अपना जेड होग होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इस चीज से तो अपना एमसी भी काफी हैरान होता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो बिस्ट का पर्सनली अटैक होता है जेड होग के ऊपर वो सच में काफी खतरनाक होता है। उसका यहाँ पर जो एक तरीके से आफ्टर मैच होता है ना वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अपना एमसी उसके प्रभाव से बहुत ही ज्यादा दूर जाके यहाँ पर फेंका जाता है।
फिर अपना एमसी जैसे तैसे करके यहाँ पर खड़ा होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास में वो यंग फ्लोवर नहीं होता ना, यहाँ पर मुझे लगता है कि जो बेस्ट है वो मेरा काम तभी तमाम कर देता। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं अपना एमसी उसी जगह पर आता है जहाँ पर जेडोग और उसकी फाइट हो रही थी। जेडोग को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मार दिया गया होता है एंड अपना एमसी उनमें सोच रहा होता है कि ये भी एक इंटरमीडिएट लेवल का बीस्ट था, लेकिन इसे इतना ज़्यादा बुरी तरीके से मारना, सच में वो फ्लाइंग बीस्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर अपना एमसी उस बीस्ट के पास में जाके उसका कोर निकाल लेता है एंड सोच रहा होता है कि वाह, मेरे को यहाँ पर ना इस बीस्ट का कोर मिल गया, ये सच में काफ़ी अच्छा है। तभी अपने हमसे किसी चीज़ को देख के काफ़ी हैरान होता है। ये कुछ और नहीं बल्कि यूं फ्लोर होता है जो कि उस बिस्ट के हाथों से यहीं पर रह गया था छूट के। एंड इस चीज़ को देख के अपना हमसे काफ़ी हैरान होता है। तभी अपने हमसे की नज़र पड़ती है आसपास की जगह के ऊपर जहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि वही पत्थर एंड रॉक्स होते हैं जो कि यहाँ पर थर्ड मास्टर ने अपने हमसे को लाने के लिए कहा था। यहाँ पर अपना हमसे में सोच रहा होता है कि यहाँ पर फ्लाइंग बिस्ट के जो फेदर्स हैं वो भी गिरे हुए हैं एंड अगर मैं उनको इकट्ठा करके ले जाता हूँ तो वो भी वेपन बनाने में मेरे काम आएंगे। एंड हम देखते हैं इसकी वजह से अपने हमसे को मतलब बहुत ज़्यादा गेन हुआ होता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होता है। फिर इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अपना एमसी यहाँ पर विलेज के अंदर लेकर आ चुका होता है। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि इतनी सारी चीज़ों को अपना एमसी भला कैसे इकट्ठा करके विलेज के अंदर एक साथ लेकर आ सकता है। तो ऐसे में अपने एमसी के पास में एक पोटली होती है, उसके बारे में बताया जाता है कि वेली एक ऐसी पोटली है, तुम स्पेस ब्रेक मान सकते हो इसको, तुम इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर है ना सामान इकट्ठा कर सकते हो, जैसे कि हम ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मनवा एंड मानवा के अंदर देख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो ऐसे यहाँ पर अपनी जो विलेज से फॉरेस्ट लाइफ होता है उसे कंटिन्यू रखता है। वो सुबह को यहाँ पर विलेज से बाहर निकलता है एंड शाम तक बहुत सारी जो हर्ब्स होता है जो कि उसकी मेडिसिन बनाने में काम आएगा उनको इकट्ठा करता है एंड वापिस से यहाँ पर रात को आ जाता है। ऐसे करते हुए अपने एमसी को काफ़ी टाइम बीत जाता है और खासकर 3 मंथ बीत जाता है। तो अभी हम फोर्थ मास्टर को देखते हैं जो कि अपने एमसी से कहता है कि क्या तुम फाइनली सक्सेस हो चुके हो यहाँ पर जो अपनी मेडिसिन है उसे बनाने में। सेकंड मास्टर भी अपने एमसी से यही सवाल पूछ रहा होता है एंड कह रहा होता है कि वेल तुमने यहाँ पर जो मेडिसिन बनाया है क्या वो एकदम सही है। आई मीन अगर इसमें थोड़ा सा भी गलती हुआ ना तो ये मेडिसिन नहीं बल्कि एक पॉइजन बन जाएगा। अपना हमसे कह रहा होता है टेंशन नको, मैंने यहाँ पर जो मेडिसिन बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के और ध्यान से बनाया है। फिर यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो मेडिसिन को देखने लगता है। फोर्थ मास्टर कहता है कि भाई खा ले वरना मैं चुरा के ले जाऊंगा। अपना हमसे इस बात को सुन के यहाँ पर मुस्कुराता है एंड फिर उस मेडिसिन को खा लेता है। तो बेसिकली ये जो मेडिसिन है अपने हमसे के यहाँ पर जो गेट है उसको ओपन यानी उसके ब्रेक थ्रू करने के लिए। एंड अपना हमसे जैसे इस मेडिसिन को लेता है अपने हमसे को इन एंड यहाँ पर जो यंग एनर्जी होती है वो दोनों फील होती है। अपने एमसी को ऐसा लग रहा होता है कि भाई उसका जो लेफ्ट साइड है वो तो गर्मी से तप रहा है एंड जो यहाँ पर राइट साइड है वो यहाँ पर ठंड से चिल हो रहा है। तो अपने एमसी को समझ में नहीं आ रहा होता वो कैसे रिएक्ट करे। वहीं पर जो सेकंड मास्टर होता है अपने एमसी को गाइड मारता है एंड कह रहा होता है कि भाई अगर तुमने यहाँ पर जरा सा भी अपना मुंह खोला ना तो यहाँ पर जो आधी एनर्जी स्पिल की वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, इसलिए प्लीज यहाँ पर तुम अपना मुंह मत खोलना। अपना एमसी भी इस बात को सुनता है एंड यहाँ पर उसके ऊपर मतलब एक तरीके से ध्यान देता है। और फिर हम देखते हैं अपना एमसी मेडिटेट करता है, वो भी बिना मुंह वगैरह सब कुछ खोले हुए, जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी होती है वो उसकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है। ऐसा करते हुए अपने एमसी को काफी टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो अपने एमसी के डांटियान में यानी उसके जो यहाँ पर किंग कॉन है उसमें इकट्ठा होकर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बड़ा एक रूप फॉर्म कर लेती है। एंड ये जो रूप होता है वो एक दरवाजे के रूप में होता है, यानी अपना एमसी अब बेली के नीचे जो स्पिरिचुअल डोर है उसके पास में पहुंच चुका है। अब अगर अपना एमसी इस स्पिरिचुअल गेट को खोलने में यहाँ पर एक तरीके से कामयाब हो जाता है तो अपना एमसी ब्रेक थ्रू यहाँ पर कर लेगा। तो हम देखते हैं तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो स्पिरिचुअल गेट के सामने जाता है एंड उसको यहाँ पर खोलने की कोशिश करता है। एंड पहली ट्राई के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो स्पिरिचुअल गेट को ओपन कर लेता है। अब जैसे अपना एमसी स्पिरिचुअल गेट को ओपन मारता है हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। इसका मतलब अब यहाँ पर है ना मतलब वो अपनी आंखें खोल सकता है। हम देखते हैं अपना एमसी अपनी आंखें खोलता भी है क्योंकि वो ब्रेक थ्रू कर चुका है। अब जैसे अपना एमसी आंखें खोलता है उसके जो चारों मास्टर होते हैं उसके सामने होते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो चारों मास्टर होते हैं वो कह रहे होता है क्या तुम यहाँ पर सक्सेस हो चुके हो, क्या तुमने यहाँ पर सच में ब्रेक थ्रू कर लिया। तो अपना एमसी इसके लिए हमें बढ़ता है। तो हम देखते हैं सेकंड मास्टर को जो कि अपने एमसी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है एंड कह रहा होता है कि अब तुम एक ट्रू इमोर्टल बनने के रास्ते पे आ चुके हो। एंड उसे और भी बहुत सारी बातें बताता है कि वेल अब तुम जिस की को चाहे उस की को यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर सेकंड मास्टर के कहने का ये मतलब है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारी कीज होती हैं जिन्हें तुम प्रैक्टिस करके जो इमोर्टल बनना का रास्ता है उसके ऊपर चल सकते हो। सबसे पहले आती है योनडैन की, ये यहाँ पर स्कॉलर्स के लिए होती है। दूसरी होती है चोनटाइन किंग एंड ये भी बहुत सारे लोगों के लिए होती है। तीसरी होती है ताक्योंग की, चौथी होती है यहाँ पर यांगक्वांग की एंड पांचवी होती है यिनहो की। और इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक यानी एक गोड बन सकते हैं इस वाली मतलब की को अगर हम प्रैक्टिस करना चाहें तो इस वाले की को अगर हम लेकर चलें तो किसी भी रास्ते पर, इसका नाम होता है चियोंगोंग की। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सेकंड मास्टर होता है वो अपने एमसी को बता रहा होता है कि तुम जिस भी की को चाहो उस की को यहाँ पर मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस करके यहाँ पर है ना इमोर्टल बन सकते हो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर चियोंगोंग की को एक तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो तुम आगे जाके एक ट्रू गॉड भी बन सकते हो।
इसलिए मेरा सजेशन ये होगा कि तुम च्योंग्योंग की को यहाँ पर प्रैक्टिस करो एंड यहाँ पर एक ट्रू गॉड यानी इमोर्टल से भी बड़ी उपाधि के ऊपर बनने पर यहाँ पर ध्यान दो। एंड वो और भी बहुत सारी बातें बताता है एंड अपना एमसी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। फिर यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर कहता है कि आप लोगों का थैंक्स जो आपने यहाँ पर इतना समय तक मेरा ध्यान रखा जब मैं यहाँ पर है ना मेडिटेट कर रहा था। फिर वो पूछता है कितना टाइम बीत चुका है मुझे कल्टिवेट करते हुए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो थर्ड मास्टर होते हैं वो बताते हैं कि तुम्हें 1 महीना बीत चुका है यहाँ पर मेडिटेट करते हुए, यानी अपने एमसी को ब्रेक थ्रू करने में 1 महीना लग गया था। एंड अब हमें इस सीन से उड़ता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है अब वो यहाँ पर ना फॉरेस्ट के अंदर जा रहा होता है। तो अपने एमसी की यहाँ पर जो स्पीड होता है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा चेंज आ चुका होता है। अपना एमसी पहले से काफी गुना स्पीड में अभी यहाँ पर जा पा रहा होता है। एंड यहाँ पर जिस पहाड़ को अपने एमसी को पहले मैनुअली चढ़ना पड़ता था अब अपने एमसी उसे काफी इजिली यहाँ पर है ना वैसे कूद फांद के यहाँ पर एकदम चढ़ जाता है। यहाँ पर अपने एमसी को इतना ज्यादा पावर मिल चुका है सिर्फ और सिर्फ ब्रेक थ्रू करने की वजह से। और अपने एमसी का जो उम्र है अभी वो 400 साल तक बढ़ भी चुका है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो एक पहाड़ पर खड़ा हो जाता है एंड सामने के दृश्य को देखने लगता है। ये चीज सच में काफी ज्यादा कमाल की होती है। जो नीडल है वो इन दोनों लड़कियों को लग पाती है। हम देखते हैं यहाँ पर जो नीडल होता है उन्हें कोई नलीफाई कर देता है। अब इस चीज से तो ये बंदा भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिर ऐसा किसने किया। फिर वो जो लड़कियां होती है वो उस आदमी से कहती है कि वेल क्या तुम यहाँ पर पॉइजन से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो। तो वो बंदा अपने असली रंग दिखाता है और कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हूँ पॉइजन से। वो कहता है कि मुझे पहले ही से मालूम था कि तुम दोनों ने जरूर से एक ट्रैप बिछा के रखा है वरना तो तुम ऐसे ही यहाँ पर है ना केयरलेसली अपनी जो ये पॉकेट्स है उन्हें ऐसे ही बाहर छोड़ के नहीं जाती। और मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा यहाँ पर मतलब पहले पता चल गया था जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। और अगर तुम यहाँ पर एक एडवांस लेवल का भी पॉइजन यूज़ करती ना तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर प्रिपेयर था। तो यहाँ पर तो तुमने जो पॉइजन यूज़ किया वो तो बहुत ही ज़्यादा लो टायर का है जिसको तो मैं यूँ खुद से ही यहाँ पर संभाल सकता हूँ। फिर वो यहाँ पर अपना वेपन निकाल लेता है और कहता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूँ यहाँ पर तुम्हें अपने जो घुटने मेरे सामने टेक देनी चाहिए। एंड वो यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि इन दोनों लड़कियों के अलावा ऐसा और भी तीसरा बंदा है यहाँ पर जिसने अभी अभी मेरे जो नीडल्स का अटैक है उसे नलीफाई किया था। आखिर वो इंसान है कौन और क्या वो यहाँ पर छुप के बैठा है। अगर वो यहाँ पर छुप के बैठा है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो यहाँ पर पीछे से अटैक कर सकता है। फिर हम देखते हैं दोनों लड़कियों में से जो बड़ी लड़की होती है वो यहाँ पर कहती है कि सीनियर मुझे पता है कि आपने हमारी मदद की है एंड ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर मैं आपसे वापस से मदद करने के लिए पूछूं तो इसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा शर्म महसूस हो रही है लेकिन प्लीज़ आप मेरी एक बार और मदद कर दीजिए इस इंसान को मारने में। अगर आप ऐसा करते हो तो आप जो भी चाहेंगे मैं आपको यहाँ पर देने के लिए तैयार हूँ। अब इस बात को सुन के हम उस बंदे को देखते हैं। इसका नाम जी जिगांग होता है एंड जिगांग उन दोनों लड़कियों से कहता है कि लो भाई इधर मैं सोच रहा था कि वो तुम्हारा कोई साथी है जो कि छुप के मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो तो महज को यहाँ से गुजरने वाला इंसान है। फिर वो चिल्ला कर कहता है कि इन लड़कियों की बात मत सुनो। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें अच्छी एडवाइस मतलब एक तरीके से अच्छे जो रिवॉर्ड्स है वो दे सकता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें दे सकता हूँ जो कि तुम मुझसे यहाँ पर चाहते हो। इवन मैं यहाँ पर खुद के जो टूल्स हैं वो भी तुम्हें दे सकता हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पर इन लड़कियों की मदद ना करके तुम यहाँ पर मेरी मदद करो। वही अपना एमसी इन सारी बातों को सुन के जिगांग के बारे में सोच रहा होता है कि एक 7 टायर का वॉरियर है एंड मैं भी एक 4th स्टार का वॉरियर हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे उन दोनों वुमेन्स के साथ में एक तरीके से हाथ मिला लेना चाहिए और इस इंसान को यहाँ पर मार देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। फिर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर है ना पोर्टल से बाहर आ जाता है एंड उसे देखकर सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं कि क्या ये जो बंदा वो इतना ज़्यादा पास में बैठा था। जो जिगांग होता है मन में सोच रहा होता है कि इसकी बॉडी से मैं किसी भी टाइप का जो कल्टिवेशन है उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या इसका मतलब ये कि इसके पास में कोई स्किल्स नहीं है, इसका कोई कल्टिवेशन ही नहीं है। फिर वो सोचता है कि नहीं अगर ये छुप के रखा था इतनी देर तो वो भी एक स्किल के अंदर ही आता है, इसका मतलब ये बंदा एक एक्सपर्ट है। फिर वो अपने एमसी से पूछ रहा होता है कि वेल क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा कौन सा कल्टीवेशन है। मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कोई गोसू हो। गोसू मतलब मार्शल आर्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड। एंड फिर वो यहाँ पर अपने एमसी से उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछने लगता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा कल्टीवेशन क्या है। तो यहाँ पर अपने हमसे में सोच रहा होता है कि वेल अभी के लिए मैं यहाँ पर है ना इस बंदे को अपना एक तरीके से जो मतलब रियल कल्टीवेशन है वो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, यानी बता नहीं सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे सामने गार्ड को डाउन कर दे, इसलिए मुझे इसे अपना गलत कल्टीवेशन बताना होगा। इसलिए अपना एमसी खुद का 4th स्टार बताने की जगह खुद को 3 स्टार स्पिरिट का वॉरियर बताता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो मतलब ये बंदा होता है जिगांग वो कह रहा होता है कि वेल तुम एक 3 स्टार के वॉरियर हो, इसलिए मैं सही से तुम्हारी जो कल्टीवेशन उसे सेंस नहीं कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पर जो 3 स्टार का कल्टीवेशन होता है वो फाउंडेशन कल्टीवेशन होता है, यानी तुमने अभी तक कल्टीवेशन की स्टार्ट ही की है। फिर वो अपने एमसी को और भी बहुत सारी बातें बताता है एंड यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो भी उससे बहुत सारी बातें सुनता है। इन दोनों के बीच में बाद में एक एग्रीमेंट भी हो जाता है कि भाई यहाँ पर है ना इन दोनों लड़कियों को मार देते हैं एंड उसके बाद में जो भी यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेंगे ना उन सारे के सारे रिवॉर्ड्स को हम आपस में बांट लेंगे। तो अपना एमसी भी इस बात के लिए यहाँ पर एग्री करता है।
फिर जीगांग अपने हमसे से पूछता है कि छुपने के अलावा तुम्हारे पास में और क्या है? तो अपना हमसे बताता है कि उसके पास में कुछ स्किल्स के अलावा यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि उसके पेरेंट्स ने दिए हैं, मतलब अपने हमसे के मास्टर ने दिए हैं। लेकिन ये बात अपना हमसे जीगांग को नहीं बताता। जीगांग मन में सोच रहा होता है कि इस बंदे के पास में तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, मुझे लगता है कि इन लड़कियों को मारने के बाद में मैं इस बंदे को मार के इसके जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें भी ले लूंगा। फिर वो अपने हमसे से कहता है कि चलो ठीक है, हाथ मिलाते हैं और इन दोनों को मारते हैं। अपना हमसे कहता है कि ठीक है, समझ गया। यहाँ पर हम देखते हैं जो बड़ी वाली बहन होती है वो कहती है कि मैं कहना तो नहीं चाहूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल जितने भी जो मर्द होते हैं वो पूरे के पूरे सेम ही होते हैं। फिर हम देखते हैं वो अटैक करती है एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो जिगांग होता है उसके अटैक को काफी इजीली नलीफाई कर देता है। एंड हम देखते हैं उसका जो अटैक होता है वो सीधा जाके उस बड़ी बहन को लगता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पीछे की तरफ पुश हो जाती है। छोटी बहन उसके लिए काफी ज्यादा वरिड होती है एंड वो यहाँ पर बड़ी बहन से कहती है कि तुम ठीक हो? तो बड़ी बहन कहती है कि हाँ, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। जिगांग को देखते हैं जो कि उन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि आखिर तुम ऐसी स्किल से यहाँ पर क्या मेरे को मारने की कोशिश कर रही हो? मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ भी कर सकती हो। फिर वो कहता है कि वेल, अब यहाँ पर तुम मेरे जो वेपन है उसका स्वाद चखने वाली हो। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं वापिस अटैक कर देता है। वहीं पर जो बड़ी सिस्टर होती है वो भी यहाँ पर अपने शॉर्ट ब्लॉक का यूज करती है एंड उसके अटैक को यहाँ पर रोकने के लिए एक शील्ड को क्रिएट कर लेती है। अब यहाँ पर जो छोटी बहन होती है वो मन में ये सोच रही होती है कि मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि जो जिगांग है वो अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर रहा है। एंड फिर वो अपनी बड़ी सिस्टर से कहती है कि वेल, अगर हम लोग यहाँ पर है ना, मतलब एक ओपनिंग को क्रिएट कर लें तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर जो जिगांग है उसे मार डालेंगे। फिर यहाँ पर जो छोटी बहन होती है वो सोच रही होती है कि वेल, अगर हम यहाँ पर जिगांग को मार भी देते हैं तो उसके बाद में हमारे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं बचेगी कि हम इस नए एक्सपर्ट को मार सकेंगे। तो अब हम देखते हैं ऐसा ही चल रहा होता है एंड यहाँ पर जो छोटी सिस्टर होती है वो जिगांग को यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीके से काम करती है, ताकि यहाँ पर जो बड़ी सिस्टर है वो एक ओपनिंग का सहारा लेकर जो जिगांग को उसे खत्म कर सके। अब हम देखते हैं ऐसा ही होता है, यहाँ पर जो बड़ी सिस्टर होती है वो जिगांग के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक कर देती है ओपनिंग को देखकर। लेकिन हम देखते हैं उसे कोई बचा लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि अपना अमसी होता है। अब अपने आप को बचाता हुआ देखकर जो जिगांग होता है वो अपने एमसी की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारा शील्ड काफी ज्यादा कमाल किया है। एंड मन में सोच रहा होता है कि अभी तो मैं यहाँ पर इंजर्ड होता था। फिर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड कह रहा होता है कि अभी तक मैं तुम लोगों के साथ में मजाक कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं वो आगे की तरफ आता है एंड अपना वेपन सामने की तरफ करते हुए यहाँ पर किसी खतरनाक अटैक को यहाँ पर एक तरीके से फॉर्म करता है एंड उसे उन सिस्टर की तरफ चला देता है। वहीं पर जो अपना एमसी होता है वो भी एक अटैक कर देता है उन दोनों सिस्टर की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं जो बड़ी सिस्टर होती है वो यहाँ पर छोटी सिस्टर से खुद को पीछे रहने के लिए बोलती है एंड वापस से शॉर्ट ब्लॉक का यूज करके एक शील्ड को क्रिएट कर लेती है, जिसकी वजह से वो जिगांग के अटैक को रोक लेती है। लेकिन हम जिगांग को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत सारे जो एनर्जी अटैक होते हैं उन्हें यहाँ पर फॉर्म करता है एंड उन्हें यहाँ पर उस शील्ड की तरफ भेज देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो शील्ड होती है वो पूरी तरीके से वहीं पर टूट जाती है। फिर जो जिगांग होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है कि वेल, अभी मैं जो अटैक करने वाला हूँ उससे यहाँ पर तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं बचोगे एंड तुम दोनों की यहीं पर मौत हो जाएगी। अब नमसिम में सोच रहा होता है कि क्या ये अपने सीक्रेट टेक्निक को यूज़ करने वाला है, यानी अल्टीमेट टेक्निक को। तो मुझे लगता है कि मेरे पास में यही टाइम है, मुझे इसके ऊपर अभी अटैक करना होगा वरना काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो अपना हमसी होता है वो जिगांग के ऊपर अटैक कर देता है। अब जिगांग भी अपने हमसी को ऐसा अटैक करते हुए देखकर काफ़ी हैरान होता है एंड वो पीछे की तरफ जाकर अपने हमसी के अटैक को ब्लॉक मार लेता है। अब इस चीज को देखकर हम देखते हैं जो अपना हमसी होता है वो जिगांग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है एंड वो अपनी निडल से एंड फिर यहाँ पर जो अपनी फायर होता है उससे यहाँ पर जिगांग के ऊपर अटैक कर देता है। फायर से जो जिगांग होता है वो बर्न हो जाता है एंड फिर यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो निडल से जिगांग को अटैक करता है, जिसकी वजह से वहीं पर पैरालाइज हो जाता है। यहाँ पर जो जिगांग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं पर जो दोनों बहनें होती हैं वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुकी होती है। अब यहाँ पर जो जिगांग होता है वो अपने हमसी को गालियां निकाल रहा होता है। वहीं पर जो अपना हमसी होता है उसे कह रहा होता है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि इन दोनों लड़कियों को मारने के बाद में तुम मुझे मार के मेरे इक्विपमेंट्स को लेने की सोच रहे थे। तुम बहुत ही ज्यादा लालची हो और तुम्हारा जो लालच है वही आज तुम्हारा अंत बनने वाला है। और इतना कहते हुए हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है उसका सर धड़ से अलग कर देता है। सो इसके बाद में हम देखते हैं जो दोनों सिस्टर होती है वो अपने हमसे को थैंक्स बोलती हैं एंड माफ़ी भी मांगती है कि हमने आपके ऊपर अटैक किया और आपको गलत समझा। तो अपने हमसे कहते हैं कि नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे मैंने भी तो तुम लोगों के ऊपर अटैक किया था, तो मैं भी तुम लोगों से यहाँ पर माफ़ी मांगता हूँ। फिर जो बड़ी सिस्टर होती है वो अपने हमसे से कह रही होती है कि वेल, आप हमसे यहाँ पर माफ़ी मत मांगिए, आप हमारे सेवियर हैं। एंड वो खुद को इंट्रोड्यूस कराती है। बड़ी सिस्टर का नाम योंग होता है एंड छोटी सिस्टर का नाम यूनी होता है। तो यहाँ पर हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। फिर ये दोनों मिलके यहाँ पर जो जिगांग उनके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें एक दूसरे के साथ में बांट लेते हैं। जो बड़ी सिस्टर होती है, यानी ये जो दोनों सिस्टर होती है, उनके पास में आता है मार्बल मैजिकल टूल, जिसकी वजह से जिंगांग ने लगभग इन्हें हरा ही दिया था। और अपने हमसी के पास में आता है मिरर मैजिक टूल। अब इससे क्या होता है मेरे को नहीं पता। फिर यहाँ पर जो अपना हमसी होता है इन दोनों लड़कियों के घर पर जाता है एंड यहाँ पर ये जो दोनों सिस्टर होती है वो अपने हमसी को बहुत सारी हर्ब्स देती है, क्योंकि अपने हमसी को हर्ब्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। एंड इन दोनों सिस्टर के पास में हर्ब्स का एक स्टोर होता है, लेकिन अपने हमसी को एक हर्ब्स यहाँ पर नहीं मिली होती है, जिसका नाम होता है योमो
यूलोलिजिक। अब इसका नाम काफ़ी ज़्यादा अजीब है, इसलिए हम इसको यूलोजिक बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो बड़ी सिस्टर होती है वो बता रही होती है कि यहाँ पर ये वाली जो हर्ब हमारे पास में नहीं है, हमें माफ़ कीजिए। अपने हमसे कहते हैं कि नहीं, तुमने यहाँ पर जो भी मुझे हर्ब्स दिए है वो भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। अब यहाँ पर जो बड़ी सिस्टर होती है वो कहती है कि वैसे क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अपने हमसे कहता है कि हाँ, पूछ सकते हो। तो बड़ी सिस्टर पूछते हैं कि आखिर आप इन सारी यहाँ पर जो रेयर हर्ब्स है उनका क्या करने वाले हो? तो अपने हमसे कहता है कि वेल मैं एक मेडिसिन बनाने वाला हूँ। हाँ, वो तुम्हारे बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। इवन यहाँ पर मुझे भी नहीं पता कि मुझे फोर्थ मास्टर ने ये सब कुछ करने के लिए क्यों कहा है, क्योंकि उस मेडिसिन से सिर्फ और सिर्फ हमारी जो स्किन है वही जवान बनी रहती है और इसके अलावा उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। जैसे अपने हमसे ये वाली बात बोलता है, हम देखते हैं जो दोनों सिस्टर होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब यहाँ पर जो बड़ी सिस्टर होती है वो अपने एमसी को अप्रिशिएट करती है एंड कहते हैं कि काश हमारे पास में भी कोई मेथड होता है यहाँ पर है ना, एक तरीके से मेडिसिन बनाने का। हमारे पास में कोई मेथड नहीं है, इसी की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जाता है। फिर वो और भी बहुत सारी बातें करने लगते हैं एंड यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उन लोगों की यहाँ पर ब्यूटी की तारीफ करता है। यहाँ पर हम बड़ी सिस्टर को भी देखते हैं जो कि अपने एमसी से कहती है कि वैसे हम लड़कियों के लिए जो हमारी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, हमारी पावर से भी ज़्यादा। तो क्या आप हमारे साथ में ट्रेड करना पसंद करेंगे? तो फिर हमारा सीन स्टार्ट होता है और हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि उनके घर से बाहर निकल चुका होता है। रास्ते में चलते हुए अपना हमसे उन दोनों लड़कियों के बारे में सोच रहा होता है कि अच्छा, तो वो मुझसे ट्रेड करना चाहती है। तो क्या ये सही रहेगा या फिर गलत रहेगा? वैसे उन्होंने बताया कि वो यूलजिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं कि आखिर वो जो हर्ब्स है वो कहाँ पर मिलेगी। एंड उन्होंने बताया कि उस हर्ब्स को यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पाइडर बीस्ट प्रोटेक्ट कर रही है। तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उन दोनों की मदद लेनी चाहिए उस लोकेशन को ढूँढने के लिए एंड उस हर्ब्स को उस स्पाइडर के नीचे से, मतलब नाक के नीचे से लेने के लिए? क्या मुझे ये जो ट्रेड है उन लोगों के साथ में कर लेनी चाहिए? अब ना हमसे ऐसा सब कुछ सोच ही रहा होता है, फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो विलेज में आ जाता है। विलेज के आने के अंदर बाद में वो सीधा जाकर यहाँ पर जो सेकंड मास्टर होता है उससे मिलता है एंड यहाँ पर उसे सारी बात बता देता है। लेकिन ये नहीं बताता कि वो बाहर इंसानों से मिला है, ये बताता है कि वो यहाँ पर बाहर हर्ब्स ढूंढने के लिए गया था एंड उसने लगभग सारी हर्ब्स को ढूंढ लिया है, सिर्फ यूएलजी के हर्ब्स को ढूंढकर। लेकिन उसकी लोकेशन भी उसे पता चल चुकी है, उसे एक बहुत बड़ी स्पाइडर बीस्ट प्रोटेक्ट कर रही है एंड इसलिए वो उसे लेकर नहीं आया बल्कि यहाँ पर वापस ऐसे ही आ गया। तो अब सेकंड मास्टर जैसे ये वाली बात सुनता है, यहाँ पर वो अपने एमसी को यहाँ पर बताने लगता है कि ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर है ना उस एक तरीके से हर्ब को स्पाइडर बीस्ट ही प्रोटेक्ट कर रही है। इवन यहाँ पर है ना इससे भी बहुत बड़े जो मॉन्स्टर हैं वो यहाँ पर है ना, मतलब ऐसी हर्ब्स को प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कि डेमन बीस्ट। अभी तक की सीरीज के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक डेमन बीस्ट देखने के लिए मिला है एंड वो कोई और नहीं बल्कि वो ईगल था। तो फिर यहाँ पर जो सेकंड मास्टर होते हैं वो अपने एमसी से कहते हैं कि वेल अगर तुम उस बड़ी स्पाइडर से फाइट करने के लिए जाओगे तो उसके जो वेब्स है वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक एंटीडोट बना के दे दूंगा जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेब्स है वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो अपना एमसी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, थैंक्स। एंड इतना कहने के बाद में अपने एमसी सेकंड मास्टर के रूम से बाहर निकल जाता है। तो थोड़ा अपने एमसी को बुरा फील हो रहा होता है कि अपने एमसी ने यहाँ पर है ना सेकंड मास्टर को बुरा बोला। फिर वो सोचता है कि चलो मैं फोर्थ मास्टर को बता दूंगा जो भी सारी बात है वो सारी की सारी। अब हम देखते हैं हमारा सीन शुरू होता है और फोर्थ मास्टर यहाँ पर अपने एमसी के सामने बैठा होता है। तो अपना एमसी उसे सारी बात बता देता है कि भाई वो 3 बंदों से मिला, ये हुआ वो हुआ ये हुआ। तो यहाँ पर फोर्थ मास्टर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, वैसे तुमने जिसको मारा क्या वो बुरा इंसान था? अपना एमसी कहता है कि हाँ वो बुरा इंसान था, वो तो मेरे को भी मारने की सोच रहा था। फोर्थ मास्टर कहते हैं कि तब तुमने ठीक किया, ऐसे यहाँ पर मौके के ऊपर बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए जब सामने वाला तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा हो। तो अपना एमसी कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। फिर यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो बता भी देता है कि वो जो 2 लड़कियों की जान मैंने बचाई थी वो मेरे साथ में ट्रेड करना चाहती है। तो अब फोर्थ मास्टर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो तुम उनके साथ में ट्रेड करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो? अपना एमसी कहता है कि वेल मेरे को तो वो अच्छे इंसान नहीं लगे, तो मुझे तो लगता है कि करना चाहिए। अब आप बताओ कि मुझे करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए? फोर्थ मास्टर हंसते हुए कहते हैं कि तू मुझसे क्यों पूछ रहा है, तूने ऑलरेडी यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि तू उनके साथ में ट्रेड करेगा। भले ही मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें यहाँ पर जो वुमेन्स है उनसे केयरफुल रहने की जरूरत है, लेकिन देखो तो सही तुम तो उन्हीं के साथ में ट्रेड करके आ चुके हो। अब यहाँ पर अपना एमसी भी कुछ नहीं बोल सकता होता है एंड वो कह रहा होता है कि जो होना था वो तो हो गया। फिर जो फोर्थ मास्टर होता है वो कहता है कि देखो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कहता कि सारी वुमेन ही बहुत ही ज्यादा बेकार होती है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हाँ तुम अगर उनके साथ में ट्रेड कर रहे हो, उनके साथ में दोस्ती कर रहे हो, तो यहाँ पर अपने गार्ड्स को डाउन मत करना, वो कभी भी तुम्हारे पीठ के ऊपर खंजर घोंप सकती है। अपने हमसे कहते हैं कि नहीं वो अच्छे इंसान ही दिख रहे थे। तो फोर्थ मास्टर कहता है कि अच्छे एक टाइम पर सभी लोग होते हैं, लेकिन लालच कुछ ऐसी चीजें और कुछ और भी यहाँ पर इमोशंस होते हैं जो कि लोगों को बुरा होने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए मेरी बात को अच्छी तरीके से समझो एंड यहाँ पर अपने गार्ड्स को कभी डाउन मत करना। तो अपना एमसी इस बात के लिए एग्री करता है एंड फिर हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पर वो दोनों सिस्टर एंड अपना एमसी वहां पर आ चुके होते हैं। तो यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उन दोनों सिस्टर से कहता है कि तुम अपने वेपन्स के ऊपर ये वाला जो एंटीडोट है उससे लगा लो, इससे ये होगा कि जो सामने वाले स्पाइडर के वेब है तुम उन्हें इजिली कट कर पाओगे। तो ये बात जैसे ही वो दोनों सिस्टर सुनते हैं वो यहाँ पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं उस
एंटीडोट को एंड अपने हमसे से कहते हैं कि आपने इतना कुछ कर लिया वो भी इतने कम समय में। आप सच में बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ के लायक हो। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उन दोनों से और भी बातें करने लगता है एंड वो लोग आगे चलने लगते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो बड़ी सिस्टर होती है वो अपने हमसे को देखकर ये सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर इतनी हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हूँ, लेकिन फिर मैं इन्हें देखकर नहीं बता पा रही हूँ कि आखिर ये जो मार्शल आर्टिस्ट है वो कितने लेवल तक पहुँच चुका है, यानी इनका लेवल क्या है। अब हम देखते हैं जैसे अपना एमसी आगे जाता है, यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसे कुछ अजीब-सी चीज़ें महसूस होने लगती है। एंड हम देखते हैं वो जैसे आगे देखता है उसे वहाँ पर यूलजिक मेडिसिन दिखाई दे जाती है। एंड इस चीज़ को देखकर अपना एमसी कहते हैं कि देखो वो रही यूलजिक हर्ब्स। फिर वो कहते हैं कि तुमने कहा था कि यहाँ पर एक स्पाइडर बीस्ट है, तो आखिर वो है कहाँ पर? यहाँ पर जो अपना एमसी होता है मन में सोच रहा होता है कि यूलजिक हर्ब्स तो मेरे सामने ही पड़ी है, तो आखिर वो जो स्पाइडर वो कहाँ पर गई होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि वो अभी इसे और ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर रही है एंड यहाँ से चली गई है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसके ऊपर कोई तो है। एंड जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो हम देखते हैं वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी स्पाइडर मोस्टर होती है। एंड वो जो स्पाइडर मोस्टर होती है वो यहाँ पर अपने वेब से उन दोनों सिस्टर एंड यहाँ पर अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देती है। तो हम देखते हैं जो बड़ी सिस्टर होती है उन अटैक्स को पूरी तरीके से नलिफाई कर देती है एंड अपने हमसे से कहती है कि हम दोनों सिस्टर मिलके इसका ध्यान यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जाओ एंड आप जो हर्ब से उसे उठा लो। तो अपना हमसे भी इस बात के लिए एग्री करता है एंड उस हर्ब की तरफ भाग जाता है। फिर हम देखते हैं जो दोनों सिस्टर होती है वो उस स्पाइडर का सामना करने लगती है। एंड हम देखते हैं जो स्पाइडर होता है वो बार बार यहाँ पर उन दोनों सिस्टर के ऊपर अटैक किया जा रहा होता है। फर्स्ट यहाँ पर जो बड़ी सिस्टर होती है वो उसके ऊपर अटैक करती है एंड सेकंड वो यहाँ पर अपनी छोटी सिस्टर यूनी को अटैक करने का यहाँ पर ऑर्डर देती है। एंड हम देखते हैं इशारा मिलते ही जो यूनी होती है वो भी अपना अटैक कर देती है। ये अटैक उसका अल्टीमेट अटैक होता है। इसके अंदर बहुत सारी जो बटरफ्लाइज होती है वो जाकर यहाँ पर स्पाइडर को घेर लेती है। एंड हम देखते हैं उसके बाद जो ये सेकंड सिस्टर होती है वो यहाँ पर अपनी एक तरीके से जो हाथ होता है उसे इशारा करती है, जिसके साथ में वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसके बाद में हम देखते हैं जो दोनों सिस्टर होती है वो आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि वेल क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो स्पाइडर मोस्ट है वो मारा जा चुका है, लेकिन हम देखते हैं जो स्पाइडर मोस्ट होता है वो धमाके से एकदम सही सलामत बाहर आता है। तो अब इस चीज़ को देखकर बड़ी सिस्टर कहती है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। फिर हम देखते हैं जो छोटी सिस्टर होती है वो वापस से उसके ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक और बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं इससे भी मोस्ट को कुछ नहीं हुआ होता है। बड़ी सिस्टर कहती है कि आखिर इसकी स्किन कितनी ज़्यादा मोटी है। फिर हम देखते हैं जो स्पाइडर मोस्ट होता है वो यहाँ पर अपने एक अटैक को तैयार करता है एंड इन दोनों सिस्टर की तरफ कर देता है। ये एक आइस अटैक होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा चिल होता है। अब इस अटैक को हम देखते हैं दोनों सिस्टर डोज कर लेते हैं, तभी हम देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी की एंट्री होती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो अपना एमसी वो यूएलजी हब लाने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो वहाँ पर कुछ ट्रैप्स को सेटअप करने के लिए गया था। एंड अभी वो ट्रैप सेटअप कर चुका है, इसलिए वो यहाँ पर मोस्टर को डिस्ट्रैक्ट करके उस ट्रैप की तरफ ले जाने की बात कहता है इन दोनों सिस्टर से। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर अपनी सोड को लेकर सबसे पहले मोस्टर की बॉडी के ऊपर डायरेक्ट चार्ज कर देता है। एंड वहाँ पर जाकर वो अपनी जो सोड होता है उसे यहाँ पर उस मोस्टर की बॉडी के आर पार करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर जो मोस्टर होता है उसकी बॉडी काफ़ी थिक होती है, जिसकी वजह से उसकी सोड यहाँ पर उसके आर पार जा ही नहीं पा रही होती है। इस चीज़ से अपना एमसी काफ़ी हैरान होता है। वहीं हम देखते हैं जो मोस्टर होता है वो वापस से अपना चिल अटैक यानी आइस अटैक अपने एमसी के ऊपर करता है। अब इस अटैक को अपना एमसी भी यहाँ पर डोज कर लेता है एंड मन में सोच रहा होता है कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरे जो चियंग्योन सोड है वो भी यहाँ पर इस मोस्टर का कुछ भी नहीं कर पाई, जैसे कि एक्सपेक्टेड था। ये एक हाई रैंक का यहाँ पर बीस्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे इतना आसानी से हरा सकता हूँ। फिर अपना एमसी सोचता है कि वैसे इसके बारे में क्या ख्याल है, एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो कुछ नीडल्स को यूएलजी हब की तरफ थ्रो कर देता है। एंड जैसे अपना एमसी ऐसा करता है हम देखते हैं जो स्पाइडर मोस्ट होता है वो काफ़ी स्पीड से यूएलजी खरब को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए चला जाता है। एंड उन तीनों की तीनों यहाँ पर जो एक तरीके से नीडल्स होती है उन्हें नलीफाई कर देता है। अपना एमसी दोनों बहनों को कहता है कि देखा तुमने, इसकी जो कमजोरी है वो यूएलजी खरब्स ही है। हम आसपास में रहेंगे यूएलजी खरब्स के एंड यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से ये अपनी फुल पावर का यूज़ नहीं कर पाएगा और होल्ड बैक करते हुए हमारे हाथों से मारा जाएगा। ये कहते हुए हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उन्हें एक ट्रैप की तरफ इशारा करता है और कहता है कि देखो मैंने वहाँ पर ट्रैप लगा के रखा है। अगर अगर ये मोस्टर थोड़ा सा और आगे आ जाए तो ये इस ट्रैप के अंदर फंस जाएगा एंड यहाँ पर उसके बाद में हम इसे काफ़ी इजीली मार सकते हैं। यहाँ पर जो अपना एमसी होता है अब वो यहाँ पर अपने जो ट्रैप्स होता है उसे एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर जो मोस्ट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अपने एमसी के ट्रैप में फंस चुका होता है। अब जैसे अपना एमसी यहाँ पर ट्रैप को एक्टिवेट करता है हम देखते हैं मोस्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। अब यहाँ पर अपने एमसी की ऐसे मेथड्स को देखकर जो बड़ी सिस्टर होती है वो काफ़ी हैरान होती है एंड सोचती है कि इतने कम समय में इतने खतरनाक ट्रैप को यहाँ पर सेटअप करना, यहाँ पर जो लॉर्ड उनसुल है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इंसान है। फिर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि दोनों सिस्टर से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। हम देखते हैं जो दोनों सिस्टर होती है वो यहाँ पर अपनी अल्टीमेट टेक्निक से उस मोस्ट के ऊपर अटैक कर देती है। अब यहाँ पर इसकी वजह से जो मोस्ट होता है उसे पहली बार बहुत ही ज़्यादा चोटें आती है, उसकी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो यहाँ पर ट्रेम्बल कर रही होती है। वहीं हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो खुद फाइनली चार्ज करता है। यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो जब मोस्ट की तरफ चार्ज करने के लिए जा रहा होता है तो हम देखते हैं मोस्ट वापिस अपना आइस अटैक करता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए अपना एमसी अपनी शील्ड को आगे कर देता है एंड यहाँ पर उसे ब्लॉक काफ़ी इजिली कर
काट लेता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मोस्ट होता है वो यहाँ पर अपने पॉइजन फंगस को बाहर की तरफ रिलीज करता है एंड अपने एमसी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो भी यहाँ पर उसकी तरफ डायरेक्ट हिट देने के लिए यहाँ पर बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ में यहाँ पर एक तरीके से क्लेश करते हैं एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो स्पाइडर मोस्ट होती है वो रो पावर के मामले में ज्यादा होती है, इसकी वजह से वो अपने एमसी को पीछे की तरफ पुश कर देती है। अब इस चीज को देखकर दोनों सिस्टर काफी हैरान होते हैं। हम देखते हैं फाइनली जो मोस्ट होता है उसने अपने पॉइजन फंगस को अपने एमसी के बॉडी के ऊपर भी काफी ज्यादा ही यहाँ पर एक तरीके से टच करके रखा होता है, यानी पॉइजन अपने एमसी की बॉडी के अंदर भी चला गया है। यहाँ पर हम देखते हैं जो मतलब एक तरीके से मोस्ट होता है उसकी पूरी की पूरी बॉडी ट्रेम्बल कर रही होती है। वहीं हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि यहाँ पर उस मोस्ट के आर पार अपनी सोड को कर देता है एंड उस मोस्ट को वहीं पर खत्म कर देता है। दोनों सिस्टर चिंता करते हुए अपने एमसी के पास में आती है एंड पूछती है कि क्या तुम सही हो। तो हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि कहता है कि हाँ मैं पूरी तरीके से सही हूँ एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो वहीं पर बेहोश गिर होकर नीचे की तरफ गिर जाता है। अपने एमसी को बेहोश होते देखकर दोनों सिस्टर काफी ज्यादा हैरान होती है एंड अपने एमसी को यहाँ पर संभालने लगती है। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं जो बड़ी सिस्टर होती है वो कह रही होती है कि इसकी जो पल्स है वो बहुत ही ज्यादा स्लो चल रही है, मुझे लगता है कि इसकी जो ब्रीथिंग्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, आखिर अभी हमें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली अपना एमसी बिल्कुल भी यहाँ पर बेहोश नहीं हुआ होता है, बल्कि ये सब कुछ उसका एक नाटक होता है। और ये सब कुछ करने के लिए यहाँ पर अपने एमसी को उसके फोर्थ मास्टर ने कहा था, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ मास्टर यानी अपने चोर मास्टर ने कहा था अपने एमसी को कि तुम्हें पहले टेस्ट ले लेना चाहिए कि वो लोग विश्वास करने लायक है फिर नहीं है, यानी कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो तुम्हारे पीठ पीछे खंजर घोपेंगी या फिर नहीं घोपेंगी। तो यहाँ पर अपना एमसी में सोच रहा होता है कि वेल अगर इन लोगों ने मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश की तो मैं इन्हें यहीं पर मार डालूंगा, और अगर इन लोगों ने यहाँ पर मेरे सामान को चुराने की कोशिश की तो भी मैं इनके जो डेंटियान्स हैं उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा, हालांकि इन्हें नहीं मारूंगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो ऐसे ही यहाँ पर सोच रहा होता है। फिर हम देखते हैं छोटी सिस्टर को जो कि कह रही होती है कि वेल मुझे लगता है कि इन्हें हमें वापस से घर पर ले जाना चाहिए एंड उसके बाद में हमें जो पॉइजन फैंग्स हैं यहाँ पर ये स्पाइडर उनके ऊपर स्टडी करनी चाहिए और इनके लिए कोई एंटीडोट को तैयार करना चाहिए। इन बातों को सुन के बड़ी सिस्टर कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, एक काम करो, तुम यहाँ पर है ना जो लॉर्ड उनसुल है उन्हें यहाँ पर घर ले जाओ, मैं यहाँ पर ये जो पॉइजन फंगस आई मीन जो ये एक तरीके से स्पाइडर उसकी बॉडी एंड यहाँ पर जो यूलजिक हर्ब है उसे अपने साथ में लेकर आती हूँ। अब इस बात को सुन के हम देखते हैं जो छोटी सिस्टर होती है वो इस बात के लिए एग्री करती है एंड अपने एमसी को वहां से ले जाने लगती है। एंड यहाँ पर जो छोटी सिस्टर होती है वो जब अपने एमसी को ले जा रही होती है तो बस इतना ही कह रही होती है कि प्लीज आप जिंदा रहना, आप यहाँ पर अपना होश मत खोना, आंखें बिल्कुल भी बंद मत करना। इधर अपने एमसी को काफी एम्बेरसिंग महसूस हो रहा होता है क्योंकि अपना एमसी जानबूझ के ये सारा नाटक कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग अपने घर पर पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली इनका जो घर है वो अंडरग्राउंड में होता है, बाहर की तरफ एक दरवाजा है जो कि लिफ्ट की तरह काम करता है। जैसे ये लोग इस दरवाजे के अंदर जाते हैं वो नीचे की तरफ चले जाएंगे अंडरग्राउंड बेस के अंदर। हम देखते हैं यहाँ पर जो छोटी सिस्टर होती है वो यहाँ पर कुछ समय के लिए अपने एमसी के साथ में रहती है। तो फिर हम देखते हैं जो बड़ी सिस्टर वहां पर आ जाती है एंड कहती है कि लॉर्ड उनसुल को क्या हुआ, क्या यहाँ पर उनको होश आया। हम देखते हैं जैसे बड़ी सिस्टर आती है छोटी सिस्टर के पास में तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि छोटी सिस्टर ने कुछ और ही करके रखा होता है, वो यहाँ पर पता नहीं क्या ही कर रही थी। एंड इस चीज को देखकर बड़ी सिस्टर का रिएक्शन काफी अजीब होता है, छोटी से एक्सप्लेन करने के बजाय वहां से भाग जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम आ गया है। हम देखते हैं बड़ी सिस्टर को जो कि कह रही होती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। इधर अपना हमसे भी इन सारी की मतलब बकवासों को सुन रहा होता है एंड बस लेटा होता है। फिर उन दोनों के जाने के बाद में सोचता है कि सच में ये लोग यहाँ पर इनोसेंटली मेरे को यहाँ पर हेल्प करने का ट्राई कर रहे हैं एंड मैं देखो इन लोगों को सस्पेक्ट कर रहा हूँ, ये सच में काफी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है एंड बहुत ही ज्यादा एम्ब्रेसिंग है। फिर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो खड़ा हो जाता है एंड सोच रहा होता है कि ये काफी सही रहेगा कि मैं मतलब ऐसा एक तरीके से एक्ट करूँ कि मैं अब ठीक हो चुका हूँ एंड खड़ा हो जाऊँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उसकी नजर बेंच के ऊपर पड़ी दो बुक्स के ऊपर पड़ती है एंड वो सोचता है कि आखिर ये किस चीज की बुक है, ये किसी मेडिसिन की यहाँ पर रेसिपी की बुक होती है। एंड अपना हमसे में सोच रहा होता है कि ये दोनों सिस्टर के पास में क्या कर रही है। वैसे ये जो बुक है वो पूरी तरीके से जल चुकी है, कहीं पर ये बहुत ही ज्यादा गीली हो चुकी है, यानी एक तरीके से ये जो बुक है वो यहाँ पर है ना ऐसी बन चुकी है जिसका 40% हिस्सा पूरी तरीके से बेकार हो चुका है एंड 60% हिस्सा थोड़े बहुत यहाँ पर पढ़ने के लायक है। तभी हम देखते हैं वहां पर कोई आने की आहट होती है अपने एमसी को एंड जो अपना एमसी होता है वो वापस से बेड पर जाकर अपना एक्ट स्टार्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं ये छोटी सिस्टर होती है एंड वो अपने एमसी के पास में आते हुए कहती है कि लॉर्डन प्लीज आप यहाँ पर अपनी आंखों को ओपन कर लीजिए, क्या आपको सच में नहीं लगता कि हम मुझे ऑलरेडी पता है कि आप जगे हुए हैं। अपना एमसी पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता। तो यहाँ पर छोटी सिस्टर बताती है कि मैं जो कंबल है उससे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर रख के गई थी एंड जब मैं आ रही हूँ वो डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है और ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है अगर आपने अपने हाथों से उस कंबल को हटाया ना हो। तो अपना एमसी कहता है कि तुम्हारी आंखें और जो ब्रेन है वो सच में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर तेज है। फिर अपना एमसी बता देता है कि वेल वो यहाँ पर जो पॉइजन है उसके यहाँ पर प्रति इम्यून है क्योंकि वो बचपन से पॉइजनस हर्ब्स को खाते हुए आ रहा है। इस बात को सुन के छोटी सिस्टर को पचाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो कहती है कि अगर ऐसा है तो चलो ठीक है। फिर वो यूलजिक हर्ब्स को निकालती है और कहती है कि देखो हम ये आपके लिए लेकर आए हैं एंड यहाँ पर जो कोप्स है यानी उस स्पाइडर मोन्स्टर की वो भी यहाँ पर जो यूनि है वो लेकर आ चुकी है, आपको वो जल्दी ही मिल जाएंगी। तो अपना एमसी कहता है कि वेल तुम्हारा इसके लिए थैंक्स, अगर तुम ये नहीं
होते तो सच में मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। मैं ये पूरी तरीके से याद रखूंगा कि मैं जब रेड मेडिसिन बनाऊंगा तो उसमें से एक एक तुम्हें भी दूं। इन बातों को सुन के छोटी सिस्टर कहती है कि हाँ ये तो टाइम आने पर देखा जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो यंग होती है वो भी आ चुकी होती है एंड वो चलते हुए खुद से पूछ रही होती है कि आखिर मेरी जो छोटी सिस्टर वो कहाँ पर चली गई है। फिर वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पर लॉर्ड उनसोल के रूम के अंदर ही है एंड वापिस से उनके साथ में वही फील्डिंग होने की कोशिश कर रही है। तो फिर हम देखते हैं वो ऐसा सोच के जैसे ही यहाँ पर रूम में आती है तो वो काफ़ी हैरान होती है एंड अपने अमसी को खड़ा देखकर कहती है कि लॉर्ड आप वापस से ठीक हो चुके हो, ये सच में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ की बात है। तो अपना अमसी कहता है कि हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ की बात है, तुम दोनों की वजह से मैं यहाँ पर थैंकफुली ठीक हो चुका हूँ। तुम दोनों का बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स। वैसे भी मैं यहाँ पर है ना मतलब तुमसे बात करना चाहता था यहाँ पर जो स्पाइडर मोस्टर कोप्स है उसको लेकर। तो इन बातों को सुन के हम देखते हैं दोनों सिस्टर एक दूसरे की तरफ देखती है एंड फिर जो बड़ी सिस्टर होती है वो अपने हमसे से कहती है कि वेल वो यहाँ पर जो स्पाइडर मोस्टर की बॉडी है उसे आप रख सकते हो। अपना हमसे कहता है कि लेकिन कैसे। तो बड़ी सिस्टर बताती है कि आप ही थे जिन्होंने यहाँ पर उस मोस्टर को मारा था, आप अगर नहीं होते तो वो मोस्टर को तो हम लोग मार ही नहीं पाते। तो अपना हमसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों ने भी यहाँ पर मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है और अगर मैं यहाँ पर मोस्टर की बॉडी को ऐसे ले लेता हूँ तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा क्योंकि तुम लोग मेरे को ही हर्ब्स दे रहे हो एंड यहाँ पर उसकी बॉडी दे रहे हो, तो आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या रखने वाले हो। तो इन बातों को सुन के बड़ी सिस्टर कहती है कि वेल अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो क्या आप मुझ पर एक फेवर करेंगे। अपना हमसे कहते हैं कि आखिर कैसा फेवर है। इन बातों को सुन के हम बड़ी सिस्टर को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कहती है कि वेल क्या आप हमारे लिए मेडिसिन बनाएंगे। यहाँ पर वो कहती है कि देखो हमारे पास में बहुत सारी यहाँ पर हर्ब्स पड़ी हुई हैं लेकिन हमें मेडिसिन बनाने का तरीका बिल्कुल भी नहीं आता, तो क्या आप हमारे लिए यहाँ पर मेडिसिन बनाओगे, क्या आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो पहले तो कुछ नहीं बोलता एंड यहाँ पर हम बड़ी सिस्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने हमसे से कहती है कि वेल हम यहाँ पर ये जो काम वो अरे गहरे किसी को भी नहीं दे सकते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ट्रस्ट वर्दी हो इसलिए हम आपको ये काम देना चाहते हैं एंड मैं यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ जो कि यहाँ पर आपको आंसर देना ही होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो आप इस साल कौन से ईयर के होने वाले। तो इन बातों को सुन के अपना हमसे कहते हैं कि वेल मैं 23 का हूँ एंड 24 का होने वाला हूँ। अब जैसे ये बात यहाँ पर अपना हमसे बोलता है ये दोनों सिस्टर काफ़ी हैरान होती हैं एंड कहती है कि क्या आप अभी तक 23 के हो एंड 23 की एज के अंदर आप एक 4 स्टार च्योन स्पिरिट वॉरियर बन चुके हो जैसे कि हम लोग हैं। अपने हमसे कहते हैं कि वेल क्या बात, तुम लोगों के रिएक्शन को देखकर तो मुझे सच में कुछ अजीब लग रहा है, क्या मेरा यहाँ पर कम एज का होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी सिस्टर कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बस थोड़ा बिलीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। छोटी सिस्टर पूरी तरीके से मायूस हो चुकी होती है एंड वो कह रही होती है कि मैंने और जो मेरी बड़ी सिस्टर है उन्होंने 100 सालों तक बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी और तब जाकर हम लोग यहाँ पर इस लेवल के ऊपर पहुँच पाए हैं। फिर जो बड़ी सिस्टर होती है वो अपने हमसे से कह रही होती है कि आपने बताया कि आप माँ फॉरेस्ट के अंदर ही पले बड़े हैं, तो यहाँ पर कोई तो होगा ना जिन्होंने आपका लालन पालन किया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर वो कौन है, यानी आपके मास्टर या फिर गार्जियन कौन है। इनका मतलब ये वाली बात को सुनकर जो छोटी सिस्टर होती है वो बड़ी सिस्टर से कह रही होती है कि उन्हीं आपको यहाँ पर ऐसे डिसरेस्पेक्टफुल क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए। ये जो क्वेश्चंस हैं उसका यहाँ पर मेडिसिन से बनाने को यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं है। वहीं हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि वेल मैं यहाँ पर अपने मास्टर्स की जो आइडेंटिटी है उनके बारे में ऐसे ही रिवील नहीं कर सकता हूँ रेकलेसली, इसलिए अपना हमसे कहता है कि जो मेरे मास्टर वो अभी पास हुए हो चुके हैं एंड यहाँ पर उन्होंने एक ऐसी लाइफ जी है जिनका मतलब पास्ट के बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट को हमेशा छुपा के रखा है। तो क्या यहाँ पर जो मेरा आंसर है वो तुम्हारे क्वेश्चन के लिए पूरी तरीके से इनफ है या फिर नहीं है। इन बातों को सुन के हम छोटी सिस्टर को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कहती है कि वेल लॉर्ड डुनसोल, यहाँ पर मेरी सिस्टर को बिल्कुल भी गलत मत समझना, उनका यहाँ पर कोई भी गलत इरादा नहीं है। वैसे वो ये सारे क्वेश्चन शायद इसलिए पूछ रही है क्योंकि हम अपनी फैमिली की लेगेसी आपको यहाँ पर सौंपना चाहते हैं, यानी हमारी फैमिली के पास में बहुत सारी हर्ब्स है एंड हम उसी हर्ब से यहाँ पर आपसे मेडिसिन बनवाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो इतनी ज़्यादा सतर्क है। फिर हम देखते हैं जो बड़ी सिस्टर होती है वो यहाँ पर छोटी सिस्टर से कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। वेल मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डिसरेस्पेक्टफुल क्वेश्चंस पूछ लिए हमारे लॉर्ड डूनसोल से और मैं ये भी भूल चुकी थी कि यहाँ पर जो भी माँ फॉरेस्ट के अंदर रहता है वेल उनके यहाँ पर कुछ सरकमटेंसेस या फिर उनकी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में वो यहाँ पर किसी दूसरे को नहीं बताना चाहते। फिर बड़ी सिस्टर अपने हमसे से कहती है कि वेल मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहती हूँ। वो अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि उसकी जो फैमिली है उसके पास में बहुत सारी हर्ब्स थी, यहाँ पर है ना बहुत ही ज़्यादा रेयर रेयर हर्ब्स भी थी। तो यहाँ पर वो बताती है कि वेल जो उनकी फैमिली का यहाँ पर ये बिजनेस था उसके ऊपर एक बार यहाँ पर किसी की बुरी नज़र पड़ गई एंड उसकी फैमिली के इस बिजनेस के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे जो माउंटेन बैंडिट्स हैं जिन्हें यहाँ पर माक्सू माउंटेन बैंडिट्स कहा जाता है उन्होंने अटैक कर दिया एंड उन्होंने हमारा जो फैक्शन था उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मेरे दादा परदादा एंड यहाँ पर जो
मेरे एंसेस्टर थे उन्हें यहाँ पर भाग कर आना पड़ा एंड भागकर उन्होंने यहाँ पर जो भी अपनी एक तरीके से हर्ब्स वगैरह थी उन्हें एक जगह पर छुपा दिया। अब यहाँ पर अपनी फैमिली के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर ही बचे हुए हैं और हमारे पास में कुछ ये जली फटी यहाँ पर बुक्स हैं जिनसे हम यहाँ पर कोई भी मेडिसिन नहीं बना सकते हैं उन हर्ब्स के द्वारा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी यहाँ पर मदद कीजिए और हमारे पास में जो हर्ब्स का ये भंडार पड़ा है उससे यहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन बनाइए। हम आपको इसका 30% देंगे, यानी अगर आप 100% मेडिसिन से यहाँ पर बहुत सारी हर्ब्स से मेडिसिन बनाते हो तो उसका 30% आप रख सकते हो। तो बताओ आपको ये डील मंजूर है या फिर नहीं है? तो अपना हमसे कहता है कि इसके लिए मुझे सबसे पहले हर्ब्स को देखना होगा कि आखिर उनकी कैसी कंडीशन है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अपने हमसे को नीचे और भी ज़्यादा बेस में ले जाया जाता है जहाँ पर अपना हमसे देखता है वहाँ पर बहुत सारी हर्ब्स पड़ी हुई होती है। इधर अपना हमसे कहता है कि वेल जो मेडिसिन हम तुमने यहाँ पर मेरे को थोड़े समय पहले दी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा इनफ अमाउंट में थी, लेकिन ये जो मेरी आंखों के सामने है ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रीमेडियस अमाउंट में है। आखिर इतनी ज़्यादा हर्ब्स यहाँ पर किसी के पास में कैसे हो सकती है? ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो यहाँ पर ना वापस अपने विलेज के अंदर आ जाता है। विलेज के अंदर आने के बाद में अपना हमसे यहाँ पर फोर्थ मास्टर को सारी बात बता देता है एंड कहता है कि पहले मैंने उन्हें टेस्ट किया वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पर फोर्थ मास्टर कहता है कि अच्छा तो तुमने उन्हें टेस्ट किया। फिर वो पूछता है कि आखिर उस कॉर्प्स का क्या हुआ? तो अपना हमसे कहता है कि हाँ मैं कॉर्प्स भी लेकर आ चुका हूँ एंड हमने उस मोस्ट को बहुत ही ज़्यादा इजीली हरा भी दिया था। अब इजीली हराया था या फिर नहीं हराया ये मेरे को नहीं पता। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है अब वो यहाँ पर अपने मास्टर के कान में कहता है कि वेल उन दोनों लेडीज़ के पास में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर सेक्रेट हर्ब्स है एंड मैं चाहता हूँ कि मतलब वो मुझसे चाहते हैं कि मैं यहाँ पर उनके हर्ब्स के द्वारा मेडिसिन बनाऊँ जिसका 30% मैं रख सकता हूँ। तो आखिर आप इसके बारे में क्या सोचते हो? इन बातों को सुन के हम फोर्थ मास्टर को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कहता है कि तुम्हें जो मन कर रहा है वो करो, क्योंकि अब यहाँ पर ये तुम्हारी मर्जी है तुम उनके साथ में क्या करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि वेल वो यहाँ पर तुम्हारे गाउट डाउन का फायदा उठाकर तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं जबकि तुमने ऑलरेडी इस चीज़ को टेस्ट कर लिया है। अब तुम जो चाहो वो यहाँ पर कर सकते हो। तो अपना हमसे इसके लिए थैंक्स बोलता है। फिर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो सेकंड मास्टर के पास में जाता है एंड उन्हें बता देता है, यानी सारी मास्टर के पास में जाता है और उन्हें बता देता है कि वेल अब वो इटर्नल रेड मेडिसिन बनाने के लिए जाने वाला है क्योंकि उसके पास में यूल्जिक हर्ब्स आ चुकी है। एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने जेडो को भी कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए होगी इसलिए प्लीज यहाँ पर मेरी अच्छी तरीके से मदद करना। एंड हम देखते हैं फोर्थ मास्टर को यानी थर्ड मास्टर को जो कि अपने एमसी को बहुत सारी एडवाइस देता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी जो मास्टर होते हैं वो यहाँ पर अपने एमसी को एडवाइस दे रहे होते हैं एंड अपना एमसी उन सारों की एडवाइस को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मान रहा होता है एंड यहाँ पर उन्हें नोट कर रहा होता है। वहीं हम पास में फिफ्थ मास्टर को भी नोटिस करते हैं जो कि चुपचाप वहीं पर खड़ा होता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। फिर हमारा सीन स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 1 साल बाद का सीन जहाँ पर हम देखते हैं उन दोनों सिस्टर के घर के बारे में जो लिफ्ट लगी होती है उसके ऊपर बहुत सारे यहाँ पर एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं। ये एक्सप्लोजन दो इंसान कर रहे होते हैं और ये जगह के ही चमचे होते हैं। अब इन दोनों का मतलब बस इतना ही होता है कि यहाँ पर ये है ना इन दोनों सिस्टर को अपना स्लेव बनाना चाहते हैं या फिर उनसे शादी करके यहाँ पर जो भी वो वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले इन्हें इस लिफ्ट को उड़ाना होगा एंड उसके बाद में ये लोग यहाँ पर नीचे बेस के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये लोग इस लिफ्ट को उड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड हम देखते हैं यहाँ पर ये जो पहले वाला बंदा होता है वो वहाँ पर जाकर यहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोजन रख के आ रहा होता है एंड जो दूसरा बंदा होता है वो अपनी स्टाफ से यहाँ पर फायर को उस एक्सप्लोजन के अंदर लगा दे रहा होता है जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वहीं हमारा सीन शॉट होता है और हमें दूसरी जगह अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों सिस्टर की तरफ ही जा रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि काफी वक्त हो चुका है मैं उन दोनों से मिला नहीं। वैसे मैंने इटर्नल रेड मेडिसिन को बना लिया है और मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था मेरे मास्टर से कि वो लोग भी इस मेडिसिन को ले ले, इससे उनका ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो जो एनर्जी है वो वापस से आ ही जाएगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया। क्या वो लोग सच में यहाँ पर मरना चाहते हैं? लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो लोग ऐसे मरे। अब हम देखते हैं जैसे अपना एमसी ये सब कुछ सोच रहा होता है उसे एक जोरदार एक्सप्लोजन की आवाज़ आती है एंड ये चीज़ को सुन के अपना एमसी यहाँ पर उस आवाज़ के डायरेक्शन में चला जाता है एंड वो आवाज़ का डायरेक्शन कोई और नहीं बल्कि वही घर होता है जिसके लिए अपना एमसी निकला था, यानी दोनों सिस्टर का घर। एंड इस चीज़ को देखकर अपना एमसी काफ़ी हैरान होता है कि वहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो रहा है। सो इसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पर ये जो दोनों लोग होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं कि ये जो स्टील का डोर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मजबूत है। तो यहाँ पर जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है कि हाँ, आपने सही कहा, मुझे लगता है कि हमें और भी बहुत सारे जो ब्लास्ट है उनको यूज़ करना होगा यहाँ पर ये जो गेट उसे तोड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो दूसरा ब्रदर होता है वो मतलब पहला ब्रदर दूसरे से कहता है कि हाँ तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पर जो दूसरा ब्रदर होता है वो वापस से ब्लास्ट करने के लिए जा ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं लिफ्ट से वो दोनों सिस्टर ऊपर की तरफ आ जाते हैं एंड यहाँ पर जो यंग होती है वो चिल्लाकर कह रही होती है कि मैंने तुम्हें जिगांग के बारे में ऑलरेडी बता चुका है कि वो यहाँ पर ना अपनी गलतियों की वजह से मारा गया था, तो आखिर तुम हमें वापस से परेशान करने के लिए क्यों आ गए हो? इन बातों को सुन के जो बड़ा वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उन्होंने ऐसी वैसी हरकतें की जिसकी वजह से आपने उसे मार डाला। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम होती कौन हो उसे यहाँ पर मारने वाली? वो एक बहुत ही बड़े प्रिस्ट थे और तुम उन्हें ऐसे ही नहीं मार सकती हो। अब जबकि तुमने उन्हें मार के इतना बड़ा अपराध किया है तो इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर
पर हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि अच्छा, तो ये जिगांग के लिए यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों बहनों ने यहाँ पर इसको मेरे बारे में नहीं बताया। हम देखते हैं ये जो बड़ा वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। वहीं दूसरी तरफ अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैं इन दोनों बंदों को कैसे मारूं, क्योंकि इनकी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है। एंड अगर मैं ऐसे ही दोनों के सामने डायरेक्ट चला गया तो मुझे लगता है कि इसमें तो मेरे जीतने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे, तो मुझे कुछ ना तो कुछ यहाँ पर तरकीब को लगाना ही होगा। फिर हम देखते हैं जो बड़ा वाला बंदा होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है कि चलो अब मैं बकवास करना बंद करता हूँ एंड मैं तुम दोनों को यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों शीर्ष की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वो यहाँ पर अपनी फ्लेम टेक्निक का यूज़ करता है, जो कि यहाँ पर दोनों सिस्टर की तरफ अटैक करने के लिए जाती है। एंड हम देखते हैं जो दोनों सिस्टर होती है वो यहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट कर लेती है, जिससे कि वो इस फ्लेम अटैक को यहाँ पर रोक लेती है। लेकिन हम देखते हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ इस बड़े वाले बंदे की चाल होती है। वो उनके पीछे आ जाता है ताकि अब ये नीचे अपने घर में ना जा सके। एंड आगे से अपने छोटे भाई को कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम भी इन्हें यहाँ पर बाहर मत जाने देना, हमने इन्हें घेर लिया है और अब हम इन्हें मार डालेंगे। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो छोटा वाला भाई होता है वो कहता है कि वैसे भैया अगर ये लोग सरेंडर करते हैं तो हम इन्हें जिंदा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के ऊपर। अब हम देखते हैं ये दोनों भाई ऐसे ही यहाँ पर है ना बहुत ही ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से एंड इविल स्माइल को कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं अपना एमसी बाहर निकलता है और काफ़ी स्पीड से बहुत सारी जो नीडल्स होती है उन्हें इस छोटे वाले भाई के ऊपर अटैक कर देता है उनसे। एंड हम देखते हैं ये जो छोटा वाला भाई होता है वो जैसे-तैसे करके नीडल से यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं वो खुद की व्हिप को यहाँ पर ऐसा घुमाता है एंड अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि अपने एमसी के हाथ बन जाते हैं। अपना एमसी अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पर उस व्हिप को कट करने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा वाला भाई अपने एमसी को बहुत बड़ा वाला मूर्ख बताता है एंड कहता है कि ये जो व्हिप है तुम उसे ऐसे नहीं यहाँ पर है ना कट कर सकते हो। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एमसी को अपने ही पास में लेकर आ जाता है एंड अपने हाथों से एक नुकीले फैंग को बाहर की तरफ निकालता है एंड उसे अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो अपने एमसी को खत्म कर देगा। लेकिन वो थोड़ी देर के अंदर हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपने एमसी की बॉडी के अंदर वो फैंग जाते ही नहीं है, क्योंकि अपने एमसी की जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुकी होती है किसी न किसी टेक्निक की वजह से। एंड अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर अपनी फ्लेम पावर का यूज़ करते हुए उस बंदे को वहीं पर जला देता है। फिर हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को लेता है एंड उसके बीच में से 2 टुकड़े भी कर देता है। अब इस चीज़ को देखकर जो बड़ा वाला भाई होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। वहीं पर हम देखते हैं जो दोनों सिस्टर होती है वो अपने एमसी को कहती है कि आप सर यहाँ पर आ चुके हो, आपका बहुत-बहुत थैंक्स। तो अपना हमसे कहते हैं कि ये काफ़ी अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर लेट नहीं हुआ हूँ। एंड हम इस बड़े वाले बंदे को देखते हैं जिससे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर अपना हमसे उनमें सोच रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके अब इस बंदे को यहाँ पर हराना होगा। एंड यहाँ पर अपना हमसे ऐसे ही यहाँ पर कुछ तरीके पे सोच रहा होता है कि हम 3 हैं और वो अकेला है, तो हमारे पास में ज़्यादा चांस है यहाँ पर जीतेंगे। अब हम देखते हैं जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने स्टाफ को लेकर अपने हमसे की तरफ बढ़ता है एंड वो कह रहा होता है कि तुमने यहाँ पर सबसे पहले प्रिंस जिगांग को मारा और उसके बाद मेरे छोटे भाई को मार डाला। अब तो मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने एमसी एंड दोनों सिस्टर के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक करता है। एंड ये जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वो बाहर की तरफ निकलता है एंड कह रहा होता है उन दोनों लड़कियों से, दोनों बहनों से कि अगर तुम इस तीसरे बंदे को यहाँ पर मार देते हो तो मैं तुम दोनों के ऊपर थोड़ी बहुत मर्सी दिखाऊंगा। इन बातों को सुन के दोनों सिस्टर कह रही होती है कि अपनी बकवास को बंद रखो। एंड वहीं पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर अपने मिरर इक्विपमेंट को निकाल लेता है एंड उसी से यहाँ पर इस बंदी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं ये जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि तुम इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी फ्लेम पावर्स को एक्टिवेट करता है एंड अपने एमसी के सारे अटैक्स को वहीं पर नलीफाई कर देता है। इन चीज़ों को देखकर अपना एमसी में सोच रहा होता है कि वेल इस बंदे के ऊपर मेरे अटैक्स तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि इसने अपने आसपास में ये फ्लेम बैरियर को क्रिएट करके रखा है। मुझे यहाँ पर कैसे भी करके इस फ्लेम बैरियर को यहाँ पर खत्म करना होगा। तभी अपने एमसी को याद आता है कि उसके पास में तो बहुत सारे यहाँ पर ना ब्लास्ट्स भी हैं, यानी बॉम्ब भी है, तो अपना एमसी उनका भी यूज़ कर सकता है इस बंदे को मारने के लिए। ये सोचते हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर एक बॉम्ब को उस बंदे की तरफ थ्रो करता है। अब बॉम्ब को अपनी तरफ आते हुए देखकर इस बंदे की भी फट जाती है एंड वो सोच रहा होता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मैं इसको किस तरीके से ऐसे ब्लॉक करूँ। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर इस अटैक को यहाँ पर एक तरीके से डोज कर लेता है एंड हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा अटैक चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर हम उसे डोज कर सकते हैं तो यहाँ पर उसके पावरफुल होने का कोई भी महत्व नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो बॉम्ब के अंदर एनर्जी इम्प्यूट करके उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगता है एंड हम देखते हैं उसे बड़े वाले बंदे की तरफ वापस से बुला लेता है। अब इस चीज़ से तो बड़े वाले बंदे की और भी ज़्यादा फट जाती है। वही अपना हमसे कहता है कि तुम्हें किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो बॉम्ब होता है उस बड़े वाले बंदे के पास में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है एंड हम देखते हैं अपने हमसे ने उस बंदे को मार दिया होता है। फिर अपना हमसे दोनों सिस्टर से पूछता है क्या तुम दोनों सही हो, तो दोनों सिस्टर बताती है कि हाँ हम पूरी तरीके से सही हैं, आपने आज हमें दूसरी बार बचाया, आखिर हम आपका ये जो कर्ज है वो उसे किस तरीके से चुकाएंगे। हम देखते हैं जो छोटी सिस्टर होती है वो तो सीधा जाके अपने एमसी के गले ही लग जाती है।
एंड अपने हमसे से कह रही होती है कि वेल मुझे नहीं पता था कि वो लोग हमारे ऊपर इस तरीके से अटैक कर देंगे। आज तो आपने आकर हमारे यहाँ पर जान ही बचा ली। अपना हमसे कह रहा था कि ऐसा ऐसी बात है। तब तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि मैं जल्दी आ गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो और भी बहुत सारी बातें करने लगता है। एंड कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँगा। तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर इटर्नल रेड पिल देने वाला हूँ। तो जब तक कि मैं तुम्हें वो नहीं दे देता हूँ, आखिर मैं तुम्हें कैसे मरने दे सकता हूँ। अब जैसी ये बात ये दोनों सिस्टर सुनती है वो काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि क्या आप सच में हमें इटर्नल रेड पिन देने वाले हो। इस बात को सुन के अपना एमसी कहता है कि ऑफ कोर्स। फिर हमें दिखाया जाता है उनके बेस का सीन, जहाँ पर अपना एमसी दोनों के लिए रेड इटर्नल पिल को लेकर आया होता है। एंड हम देखते हैं इस चीज़ को देखकर दोनों सिस्टर काफ़ी हैरान होती हैं एंड कहती है कि हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमें कभी रेड इटर्नल पिल देखने को मिलेगी और यहाँ पर हम इसे यूज़ भी कर सकेंगे। फिर अपना हमसे कह रहा होता है कि वेल तुम लोगों ने भी मेरी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हेल्प किया है। अगर तुम लोग नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं इन पिल्स को कभी भी बना पाता। इन बातों को सुन के हम देखते हैं दोनों सिस्टर अपने एमसी को थैंक्स बोलते हैं और अपना एमसी उनको थैंक्स बोलता है। एंड यहाँ पर जो अपना एमसी होता है एंड वो जो लोग होते हैं उनके बीच में और भी बहुत सारी बातें होती हैं। फिर यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो कह रहा होता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, अगर मुझे तुम्हारी लेगेसी यानी तुम्हारी हेल्प से यहाँ पर पिल्स बनानी है, मेडिसिन बनानी है, तो मुझे यहाँ पर उनका एक इंपॉर्टेंट पार्ट चाहिए होगा। तो क्या तुम वो चीज़ मुझे देने के लिए तैयार हो? तो इन बातों को सुन के हम देखते हैं दोनों सिस्टर को जो कि इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सेकंड मास्टर की हालत काफ़ी खराब होती है। एंड वो अपने आखिरी पल में होता है और अपने एमसी को बोल रहा होता है कि वेल मुझे तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड है। वैसे तो मेरे पास में यहाँ पर तुम्हें सिखाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जितनी भी मार्शल आर्ट्स हैं एंड जितनी भी टेक्निक्स हैं उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर लर्न करके रखा है। यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उनकी सारी बातों को सुन रहा होता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड मास्टर कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैंने अपना जीवन किस चीज़ के लिए जिया, क्योंकि मैं आज भी जब यहाँ पर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारा है, बिस्ट को टेम किया है एंड यहाँ पर अजीब-अजीब से स्पेल्स को सीखा है। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि यहाँ पर मीनिंगफुल था। लेकिन तुम्हें सिखाना मुझे लगता है कि कुछ मीनिंगफुल रहा। तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरी ज़िंदगी के जो लास्ट पीरियड्स हैं या फिर मोमेंट्स हैं, उन्हें एक मीनिंग दिया है। तो तुम्हारा थैंक्स। एंड फिर हम देखते हैं जो सेकंड मास्टर होते हैं वो यहाँ पर ये कहते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं कि वेल मैं ये होप करता हूँ कि तुम यहाँ पर एक इटर्नल लाइफ को यहाँ पर एंजॉय करो। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम शैडो ऑर्चिड का भी ध्यान रखो और हाँ, सोने से पहले यहाँ पर जो टॉर्च है उसे ज़रूर से यहाँ पर ऑन कर देना। यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। एंड हम देखते हैं इस तरीके से जो सेकंड मास्टर होते हैं वो यहीं पर चले जाते हैं। एंड हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उनका भी एक तरीके से श्रद्धांजलि वगैरह वो सब कुछ कर देता है। एंड हम देखते हैं ये सारी चीज़ों के साथ में यहाँ पर जो फोर्थ मास्टर होता है वो अपने एमसी के पास में खड़ा होता है। एंड वो अपने हमसे से कह रहा होता है कि ये सेकंड मास्टर है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे कि तुम फन कह सको। मरते वक्त भी इसने यहाँ पर कोई ज़्यादा फन नहीं किया। ये अपनी ज़िंदगी ऐसे शांत तरीके से जीता था जैसे मानो कि ये हमारे आसपास में हो ही ना। और देखो आज ये चला भी इसी तरीके से गया है। लेकिन मैं तुम्हें ये एक तरीके से आश्वासन दिलाता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँगा ना तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो यहाँ पर सैड फील करा के ही जाऊँगा। एंड यहाँ पर है ना बहुत ही ज़्यादा फन क्रिएट करके जाऊँगा। इन बातों को सुन के अपने हमसे कह रहा होता है कि मास्टर ऐसी बातें मत कीजिए। तो हम देखते हैं फोर्थ मास्टर को जो कि अपने हमसे से कह रहा होता है कि वेल अब जबकि तुम यहाँ पर सभी मास्टर्स की हिस्ट्री को जानते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी भी हिस्ट्री को सुनो। वैसे तुमने यहाँ पर जो एल्केमिस्ट हैं उनके बारे में तो यहाँ पर सुन के रखा होगा। मैं एल्केमिस्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। देखो मेरा जो जन्म है वो यहाँ पर बिना किसी नेचुरल टैलेंट के हुआ था। लेकिन जब मुझे यहाँ पर एल्केमिस्ट और यहाँ पर जो एलेक्सर्स हैं उनके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला कि इससे मैं यहाँ पर टैलेंट्स को एक्वायर कर सकता हूँ, तो मैंने इन्हें चुराया, इन्हें खाया एंड इससे मैं यहाँ पर है ना एक काफ़ी अच्छा एल्केमिस्ट भी बन गया था। एंड पता नहीं क्यों लेकिन सभी लोग मेरे को बाद में गोब्लिन बैंडिट का यहाँ पर निकनेम दे दिए थे। एंड मैं यहाँ पर धीरे-धीरे और भी ज़्यादा पावरफुल होने लग गया था। अगर यहाँ पर जो मेरा डांटियन है वो ठीक होता ना तो तुम्हारा जो इटर्नल रेड पिल है मैं उसे भी चुरा लेता। अपना हमसे कहता है कि आपने मेरे ऊपर इतने उपकार किए हैं, मैं तो आपको ऐसे ही दे देता और मैंने आपको देने की भी कोशिश की लेकिन आपने लिया ही नहीं। अगर आप चाहते हो तो मैं तुम आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा बना के दे सकता हूँ। तो इन सारी बातों को सुन के हम फोर्थ मास्टर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम सही से भूल चुके हो। अगर मेरे पास में मेरे डांटियन होते तो मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं सिखाता। मैं क्या यहाँ पर जितने भी जो मास्टर हैं वो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं सिखाते। क्या तुम इस बात से यहाँ पर बिल्कुल भी अवगत नहीं हो? इन बातों को सुन के अपने एमसी को भी समझ में आ जाता है कि उसके जो मास्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहाँ पर उसको सिखाए हैं क्योंकि उनके पास में डांटियंस नहीं है। उनके पास में वो चीज़ नहीं है जिससे कि वो खुद को बेहतर बना सके या फिर अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बढ़ा सके। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ का जितना भी नॉलेज गेन किया है उन्होंने मेरे अंदर एक तरीके से उकेड़ दिया। फिर हम देखते हैं फोर्थ मास्टर को जो कि अपने एमसी को और भी बहुत सारी बातें बताने लगता है।
कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड हम देखते हैं ये सारी बातों को सुन के अपने हमसे का तो दिमाग ही घूम रहा होता है। फिर हम फोर्थ मास्टर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि रास्कल, आखिर तुम यहाँ पर इस तरीके से क्यों एक्ट कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा सीरियसली समझा रहा हूँ। तो हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मास्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। एंड हम देखते हैं हम जो फोर्थ मास्टर होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है कि सच में तुम जब हमारे साथ में रहते हो तो हमें लगता है कि सच में हमारी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रिलीफ महसूस कर रहा हूँ तुम्हारी वजह से। तुमने सच में, जैसा कि सेकंड मास्टर ने कहा था, हमारी जो ज़िंदगी है उसे एक मीनिंग दी है, तुम्हारा थैंक्स। फिर हम देखते हैं यहाँ पर उनके पास में फिफ्थ मास्टर भी खड़ा होता है। हालाँकि ये अपने एमसी का अभी तक मास्टर बना नहीं है, लेकिन मैंने इसे यहाँ पर फिफ्थ मास्टर नाम दे दिया है। अब यहाँ पर जो फोर्थ मास्टर होता है वो फिफ्थ मास्टर से कहता है कि वेल, क्या तुम यहाँ पर पूरी ज़िंदगी भर ऐसे खंभे बन के खड़े रहोगे? मैं यहाँ पर बहुत सोचता हूँ तुम्हारे आइडेंटिटी के बारे में, लेकिन मुझे आज तक यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं लगा है। तो क्या तुम यहाँ पर बता सकते हो कि आखिर तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है? इन बातों को सुन के हम देखते हैं यहाँ पर जो फिफ्थ मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर मेरी यूज़लेस आइडेंटिटी को जान के तुम क्या करोगे? तो यहाँ पर फोर्थ मास्टर कहता है कि अभी मेरी यहाँ पर एक तरीके से डेथ काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो मैं कुछ दिनों के बाद मैं ऐसे ही टपक जाऊँगा। तो क्या तुम मरते हुए इंसान की एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते हो? वैसे भी मैंने तुम्हारी बहुत बार यहाँ पर मदद की है। तो इन बातों को सुन के हम देखते हैं फिफ्थ मास्टर को जो कि कह रहा होता है कि अगर तुम्हारी ये एक डाइंग विश है तो मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगा। मेरा नाम यहाँ पर पुंग सियोंग है। अब जैसे यहाँ पर ये नाम अपना लेता है, हम देखते हैं जो फोर्थ मास्टर तो काफ़ी हैरान होता है एंड कह रहा होता है कि क्या तुम मोनाज़ो द इविल सोर्ड द मार्शल गेटकीपर हो? सच में क्या तुम यहाँ पर पुंग सियोन हो? यहाँ पर इन बातों को सुन के हम देखते हैं फिफ्थ मास्टर को जो कि कहता है कि हाँ, मैं वही हूँ। तो अब हम फोर्थ मास्टर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके जितने जो यहाँ पर सीनियर है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर मुझे पता था कि अगर ये आप हो तो मैं आपको सच में यहाँ पर कभी भी डिसरिस्पेक्टफुली कुछ भी बोलने की यहाँ पर हिम्मत नहीं करता। एंड हम देखते हैं वो और भी बहुत सारी बातें करता है और यही बातें कहता है कि वेल, आप क्यों नहीं आप अपनी जो यहाँ पर मार्शल आर्ट टेक्निक्स है वो मुझे सिखा दो। यानी मुझे नहीं बल्कि डायरेक्टली जो शिवन है उसको सिखा दो। तो इन बातों को सुन के हम देखते हैं यहाँ पर जो फिफ्थ मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि अब इसका कोई भी फायदा नहीं है। इन बातों को सुन के हम देखते हैं फोर्थ मास्टर को जो कि कहता है कि वेल, आप सच से यहाँ पर जो सुनो से जानते नहीं हो, वो यहाँ पर मतलब बताई गई सारी चीज़ों को पूरा करता है। अगर आप चाहो तो ये आपका रिवेंज भी ले सकता है आप आपकी टीचिंग्स के बदले में। तो तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? तो जैसे ये वाली बात फिफ्थ मास्टर सुनता है, वो कहता है कि मुझे इस चीज़ की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड हम देखते हैं इतना कहते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं फोर्थ मास्टर कह रहा होता है कि अरे सुनिए तो सही। लेकिन हम देखते हैं फिफ्थ मास्टर कुछ भी नहीं सुनता। फोर्थ मास्टर वापस से उसे कहता है कि मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पर रिवेंज नहीं लेना? तो हम देखते हैं यहाँ पर जो फिफ्थ मास्टर होता है वो रुक जाता है। फोर्थ मास्टर उसे अब और भी ज़्यादा लगाते हुए कह रहा होता है कि वेल, यहाँ पर जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, जो सुवन है वो तुम्हारा रिवेंज लेगा। तो आखिर इसके बारे में क्या ख्याल है? क्यों ना तुम यहाँ पर जो अपनी मार्शल आर्ट्स है वो यहाँ पर सुवन को सिखा दो। लेकिन हम देखते हैं इससे भी यहाँ पर जो फिफ्थ मास्टर उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता एंड वहाँ से चला जाता है। फिर हमारा सीन शॉट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर अपना फोर्थ मास्टर होता है वो अपने जेहोंग के पास में बैठा होता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने हमसे को और भी बहुत सारी बातें बता रहा होता है एंड कह रहा होता है कि वेल, अभी मेरे जाने का समय आ चुका है। तो हाँ, यहाँ पर 2 साल बीत चुके हैं जहाँ पर मैंने बोला था कि अगले दिन का सीन नहीं, ये अगले दिन का सीन नहीं है बल्कि ये 2 साल बाद का सीन है, जहाँ पर जो फोर्थ मास्टर होता है वो यहाँ पर अपने हमसे से कह रहा होता है कि वेल, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाने का समय आ चुका है। तो इन सारी बातों से अपना हमसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है एंड यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा सैड फील होकर रखा होता है। एंड हम देखते हैं अब यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो यहाँ पर अपने चारों मास्टर की एक तरीके से श्रद्धांजलि कर देता है। फिर हमारा सीन शॉट होता है और हमें फिफ्थ मास्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो फिफ्थ मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारे चार मास्टर अभी इस दुनिया से जा चुके हैं। तो अपना हमसे कहता है कि हाँ, जा चुके हैं। फिफ्थ मास्टर कहता है कि अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट को सिखाऊं? अपना हमसे कहता है कि हाँ। फिफ्थ मास्टर कहता है कि आज से 21 साल पहले मैंने तुम्हें एक मंत्रा सिखाया था, क्या तुम्हें याद है? अपना हमसे कहता है कि हाँ, मुझे याद है। फिफ्थ मास्टर कहता है कि वो मैंने अपनी इच्छा से तुम्हें सिखाया था एंड उससे यहाँ पर है ना, तुम बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें हैं उन्हें याद रख सकते हो एंड यहाँ पर जो अपना माइंड है उसे शांत रख सकते हो। अपना हमसे कहता है कि हाँ, उस चीज़ का उपकार मैं आपका पूरी ज़िंदगी भर नहीं चुका सकूँगा। अब जो भी कहोगे मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। तो इन बातों को सुन के फिर मास्टर कहता है कि नहीं, वो मैंने अपनी इच्छा से सिखाया था तो मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर जो सिखाने वाला हूँ, यानी कि जो ये टीचिंग्स हैं, जो मेरी यहाँ पर सारी की सारी मार्शल आर्ट है, तब यहाँ पर थोड़ी बहुत कंडीशंस डिफरेंट होगी। तो अपना हमसे कहता है कि अच्छा, तो बताइए कि आप यहाँ पर मेरे साथ में कौन सी कंडीशंस रखना चाहते हैं? तो इन बातों को सुन के हम देखते हैं फिर मास्टर को जो कि कहता है कि तुम्हें मेरी 2 कंडीशन पूरी करनी होगी। तुम्हें यहाँ पर मेरे बिहाफ़ के ऊपर रिवेंज लेना होगा मेरे दुश्मनों से। वो कहते हैं कि वेल, मुझे यहाँ पर किन्हीं अननोन लोगों के द्वारा अटैक किया गया था एंड मेरा जो डांडिया है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फिर मेरे हाथों को भी खत्म कर दिया गया था एंड मुझे यहाँ पर इस माह फॉरेस्ट के बीच में छोड़ दिया गया था। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को ढूँढो और मेरे बिहाफ़ के ऊपर यहाँ पर उनसे रिवेंज लो। तो अपना हमसे कहते हैं कि चलो, मैं इस बात के लिए एग्री करता हूँ।
फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है, वो यहाँ पर पूछता है कि आखिर दूसरी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर इन बातों को सुन के फिफ्थ मास्टर कह रहा होता है कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर जो मार्शल आर्ट सिखाने वाला हूँ अपनी, उसमें आने वाली है डिस्ट्रक्शन सोर्स आर्ट्स, स्टारिंग क्राफ्टमैनशिप, चैंट ऑफ ब्लैक एंड आइस एंड फ्री हैंड सोर्ड टेक्निक। एंड मैं चाहता हूँ कि जब तुम ये सारी की सारी टेक्निक्स को सीख लो, तो तुम यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन सोर्ड आर्ट्स हैं उन टेक्निक का यूज़ करते हुए यहाँ पर मेरे को मार डालो। तो इस बात को सुन के हम देखते हैं अपना एमसी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। फिफ्थ मास्टर कहता है कि हाँ, ये मेरी सेकंड कंडीशन है। फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो फिफ्थ मास्टर होता है वो अपने एमसी से पूछता है कि क्या तुम अब मेंटली प्रिपेयर हो। तो अपना एमसी कहता है कि हाँ, मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं फिफ्थ मास्टर को, जो कि एक स्माइल के साथ में कहता है कि ठीक है, फिर मैं सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अपना एमसी कहता है कि ठीक है, समझ गया मास्टर। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट को परफॉर्म करने लगता है। यहाँ पर अपने एमसी के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कि अपना एमसी ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता, यानी अपने ही मास्टर को ख़त्म नहीं करना चाहता, लेकिन अपने मास्टर्स के ऑर्डर्स हैं, इसलिए उसे ऐसा करना होगा। वहीं जो यहाँ पर अपने फिफ्थ मास्टर होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी ही मार्शल आर्ट से खुद को इसलिए ख़त्म करवाना चाहता हूँ ताकि तुम ये समझ सको कि तुम्हें यहाँ पर कितना ज़्यादा क्रूअल होना पड़ सकता है फ्यूचर में तुम्हारे सर्वाइवल के लिए। अगर तुम्हें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे ज़रूरी रखना है, यानी नियंत्रण रखना है, तो वो तुम्हारे इमोशंस हैं। अगर तुम अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखोगे तभी जाकर तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे और एक इटर्नल लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। वहीं हम दूसरी तरफ अपने एमसी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी बहुत सारी मार्शल आर्ट को परफॉर्म कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर वो अपनी जो एनर्जी होता है उसे भी अपनी स्वॉर्ड के अंदर इम्ब्यूट कर देता है। उसके बाद में एक वो फाइनल जंप लगाता है। इधर हम देखते हैं जो फिफ्थ मास्टर होता है वो इन सारी की सारी मार्शल आर्ट्स को देखकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो रहा होता है। एंड मन में सोच रहा होता है कि थैंक यू सोल, तुमने सच में यहाँ पर जो बाकी के 4 मास्टर्स हैं उनको जैसे यहाँ पर मीनिंग दिया उनकी लाइफ को, तुमने यहाँ पर जो मेरी लाइफ है उसे भी एक मीनिंग दिया। तुमने यहाँ पर मेरी मार्शल आर्ट को सिखाकर मुझे लग रहा है कि मैंने सच में कुछ अच्छा काम किया है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो अब एक चोटी से नीचे गिरते हुए अपने हमसे से कहते हैं कि चलो अपना काम पूरा करो। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो भी यहाँ पर अपनी सोड को अपने ही फिफ्थ मास्टर के ऊपर चला देता है। एंड हम देखते हैं इसी के साथ में यहाँ पर जो फिफ्थ मास्टर होते हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। फिर हमारा सीन शूट होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उन सभी की ग्रेव्स के सामने जाता है। एंड यहाँ पर अपना एमसी बहुत सारी बातें बोलता है एंड कह रहा होता है कि वेल, मैं इस विलेज से जाने के बाद में आपने जितना भी काम मेरे को बताया मैं वो सारा का सारा कंप्लीट करूँगा। मैं अच्छे लोगों को अच्छी तरीके से एंड जो बुरे लोग हैं उन्हें बुरी तरीके से ट्रीट करूँगा। जो मेरे मास्टर्स के एनिमी है मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग मौत दूंगा। एंड हम देखते हैं ये कहते हुए जो अपना एमसी होता है वो वहाँ से चल देता है। फिर हम देखते हैं वहाँ से चलते हुए जो अपना एमसी होता है वो उन दोनों सिस्टर के घर पर पहुँचता है एंड कहता है कि क्या तुम यहाँ पर हो। हम देखते हैं छोटी सिस्टर वहाँ पर आती है एंड कहती है कि 9 साल 7 महीने और 12 दिन, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है आखिर ये क्या है। अपने हमसे कहता है कि जानता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है, मेरे पास में बहुत सारे काम थे। छोटी सिस्टर कह रही होती है कि ये काफ़ी लंबा समय हो चुका है जब तुम यहाँ पर आए हो, और जब भी तुम यहाँ पर आते हो तब तुम कहीं पर जाते हो, तो क्या तुम वापस से कहीं पर जा रहे हो। अपने हमसे कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। छोटी सिस्टर कहती है कि अगर तुम कहाँ पर जा रहे हो, इस फॉरेस्ट के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अभी भी तुम जाना चाहते हो। अपना हमसे कहता है कि वेल, इस फॉरेस्ट से बाहर जाना चाहता हूँ। अब इस बात को सुन के छोटी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है एंड कह रही होती है कि वेल, इस फॉरेस्ट के अंदर जितने भी जो लोग हैं वो यहाँ पर है ना इस फॉरेस्ट से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है इस फॉरेस्ट से बाहर जाना। अपना हमसे कहते हैं कि अभी तक हमने अच्छी तरीके से ट्राई ही नहीं किया है, और जब तक कि मैं खुद से यहाँ पर ट्राई ना कर लूँ मैं यहाँ पर खुद इसको कभी भी इम्पॉसिबल नहीं बोलने वाला हूँ। छोटी सिस्टर कहती है कि बस मैं इतना होप करती हूँ कि तुम यहाँ पर उड़ते बादलों को कैच करने की ना सोचो। अपना हमसे कह रहा होता है कि वेल, सबसे पहले जो भी सारी चीज़ें वो इम्पॉसिबली दिखाई देती हैं जब तक कि हम उन्हें अचीव ना कर लें। एंड यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, यहाँ पर जो तुम्हारे मतलब जितने भी काम होते हैं उनसे ज़्यादा। तो इन बातों को सुन के हम देखते हैं छोटी सिस्टर जो कि पहले तो चुप रहती है, फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे जो यहाँ पर गोल्स हैं उनको यहाँ पर अचीव करने के लिए एक तरीके से विश करती हूँ। अपना हमसे इसके लिए थैंक्स बोलता है। एंड हम छोटी सिस्टर को देखते हैं जो कि कहती है कि वेल, अगर तुम्हारा वापस से कभी आने का मन हो तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। एंड इतना कहते हैं वो अपने हमसे के हैंड्स को पकड़ लेती है। एंड यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी तरीके से यहाँ पर अपने हमसे को ये बोल रही होती है कि यहाँ पर अपना हमसे भी ब्लश करने लगता है। फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो उन दोनों सिस्टर की बताई गई सारी लोकेशंस के ऊपर छान चुका होता है। तो अपने हमसे ने उन दोनों सिस्टर से पूछा होता है कि वेल, क्या तुमने यहाँ पर किसी ड्रैगन के बारे में सुना है जो कि यहाँ पर किसी केव के अंदर रहता है। तो उन्होंने यहाँ पर अपने हमसे को 4 जगह बताई थी और चारों जगह पर अपना हमसे जा चुका है, और जिस जगह पर अब अपना हमसे है वो चौथी जगह है, लेकिन अपने हमसे को कुछ भी नहीं मिला है। बेचारा यहाँ पर जो जेड होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड हम देखते हैं वो दीवार के ऊपर टक्कर मारने लगता है, जिससे दीवार के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला एक तरीके से होल हो जाता है। अपने हमसे कहते कह रहे तुमने ये क्या किया, तुमने तो एक दीवार के अंदर होल कर दिया। लेकिन जैसे अपना हमसे यहाँ पर उस होल के ऊपर हाथ लगाता है, उस
उसे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर जो एयर फ्लो है वो काफ़ी लंबे समय से इधर से उधर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दीवार अंदर से खोखली है। एंड हम देखते हैं अपना एमसी ये जानते हुए उस पूरी की पूरी दीवार को वहीं पर तोड़ देता है एंड अंदर की तरफ आता है। एंड जैसे अपना एमसी अंदर आता है तो उसे यहाँ पर हर जगह अंधेरा ही दिखाई देता है। अपना एमसी सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और यहाँ पर कौन रहता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी को किसी की आवाज़ आती है। ये एक लड़की होती है जो कि चेन से बंधी होती है एंड वो कह रही होती है कि प्लीज़ मेरी कोई हेल्प कर दो। तो फिर अपना एमसी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हुई। तो हम देखते हैं वो लड़की बताने लगती है कि वेल उसकी जोर ज़बरदस्ती यहाँ पर शादी कराई जा रही थी एंड उसने इसके लिए मना कर दिया, जिसकी वजह से उसे इस तरीके से यहाँ पर बांध कर जंगल के बीच में छोड़ दिया गया। एंड हम देखते हैं अपना एमसी कहता है कि अच्छा तो तुम एक लाचार अबला आ रही हो, आई मीन नारी हो। तो इन बातों को सुन के हम लड़की को देखते हैं जो कि क्रीपी स्मेल करती है एंड मन में कहती है कि हाँ तुम मुझे एक लाचार और अबला नारी ही समझो। एंड वो यहाँ पर अपने एमसी से काफ़ी ज़्यादा डरी हुई आवाज़ में कहती है कि हाँ तो क्या तुम यहाँ पर मेरे को आज़ाद कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम मुझे आज़ाद करते हो तो मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ करूँगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो तो दूसरी तरफ उसकी चेन्स को उठाकर कह रहा होता है कि वेल तुम एक लाचार अबला नारी हो, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि तुम्हें यहाँ पर पकड़ने के लिए इन चेन्स का यूज़ किया जा रहा है जो कि एनर्जी से इम्ब्यून्ड है। और ये चेन्स अगर इनको एनर्जी से इम्ब्यून्ड भी ना किया जाए तो भी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है। क्या ये अजीब नहीं है कि तुम्हारी जैसी एक अबला और लाचार औरत को यहाँ पर इस तरीके से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैन से बांधा गया है? आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? तो इन बातों को सुन के हम उस लड़की को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा चेहरा और भोला सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, मुझे तो बस यहाँ से आज़ाद होना है। तो हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि उससे पूछता है कि वैसे तुम्हें पता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो? तो वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पर बस खींच कर लाया गया था एंड मुझे यहाँ पर छोड़ दिया गया था। तो अपना हमसे कहता है कि ये माँ फॉरेस्ट है और माँ फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पर जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी खुले हाथ छोड़ा जाता है, लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं यानी जो अदर स्पीसीज़ के लोग होते हैं उन्हें यहाँ पर चैनों से बांध के छोड़ा जाता है। अब जबकि तुम्हें यहाँ पर चैन से बांध के छोड़ा गया तो मुझे लगता है कि तुम किसी अदर काइंड की स्पीसीज़ हो, लेकिन तुम यहाँ पर दिखने में तो एक ह्यूमन जैसी ही लग रही हो। तो मैं यहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहता हूँ। इन बातों को सुन के वो लड़की कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हार्ड टाइम गुजारना पड़ रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ पर बचाओ। अपना हमसे कहता है कि आखिर तुम्हें इस चीज़ की जल्दी क्या है, तुमने इतना समय इंतज़ार किया है तो बस 2 मिनट और इंतज़ार कर लो। मैंने एक पोशन तैयार किया है। अब इस पोशन से क्या होता है कि यहाँ पर जो भी अदर स्पीसीज़ के लोग होते हैं वो इसकी स्मेल को बहुत ही ज़्यादा हेट करते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दूसरी स्पीसीज़ की हो या फिर नहीं हो, क्योंकि अगर तुम एक दूसरी स्पीसीज़ की हुई तो यहाँ पर है ना तुम पक्का से इसकी स्मेल को बहुत ही ज़्यादा हेट करोगी। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो उस पूरी की पूरी बोतल को बाहर निकाल लेता है। अब उस बोतल को देखकर हम देखते हैं यहाँ पर ये जो लड़की होती है उसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अजीब लगने लगता है। एंड जैसे अपना हमसे उस बोतल का कैप हटाता है हम देखते हैं वो लड़की जो कि असल में एक फिंड होती है यानी कि अदर स्पीसीज़ की एक तरीके से डेमन होती है, वो यहाँ पर अपने अगली अगली फॉर्म में आने लगती है एंड अपने हमसे से कह रही होती है कि वेल यहाँ पर इस फालतू सी चीज़ को मुझसे दूर रखो, तुम क्रेजी ह्यूमन कहेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उसके सामने उसकी सच्चाई आ चुकी होती है एंड हम देखते हैं जो फिंड होती है वो बार बार चिल्लाकर यही कह रही होती है कि तुम देखना मैं तुम्हें यहाँ पर है ना डेफिनेटली जब मैं आज़ाद हो जाऊंगी तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचाऊंगी एंड तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगी। अपना हमसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर अपना हमसे अपनी सोड को निकाल लेता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब लड़की होती है वो वापिस से अपने हमसे के सामने गिड़गिड़ाने लगती है एंड कह रही होती है कि नहीं नहीं मैंने जो भी बोला वो बहुत ही ज़्यादा गलत था, अगर तुम मुझे यहाँ पर आज़ाद करा देते हो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर सारी चीज़ें करूँगी जो कि मैं कर सकती हूँ। पिछले 200 सालों से मैं यहाँ पर चेन्स के अंदर बंधी हुई हूँ, तो प्लीज़ यहाँ पर मुझे आज़ाद करा दो, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाऊँगी। तो अपना हमसे कहते हैं कि चलो मान लेते हैं तुम जो बोल रही हो पूरी तरीके से सच है, लेकिन तुम बदले में मुझे क्या दे सकती हो? यानी भले ही तुम मेरे को हार्म ना पहुँचाओ, लेकिन मुझे भी तो यहाँ पर कुछ चीज़ चाहिए ना तुम्हें आज़ाद कराने के बदले। तो इन बातों को सुन के वो लड़की कहती है कि बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अपना हमसे कहता है कि वेल मैं एक ऐसे केव को ढूँढ रहा हूँ जहाँ पर ड्रैगन्स रहते हैं, तो क्या तुम जानती हो ये ऐसे केव की लोकेशन के बारे में? तो इन बातों को सुन के फ़िन कहती है कि अच्छा, तो मुझे समझ में आ रहा है तुम एक पगलेट हो जो कि यहाँ पर है ना एक ड्रैगन को ढूँढने के लिए चले हो। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो ड्रैगन है उनकी जो पावर वो बहुत ज़्यादा होती है। तुम इस पावर के साथ में उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अपना हमसे कहते हैं कि मुझे ऑलरेडी मालूम है, लेकिन मैं बस तुमसे यहाँ पर लोकेशन पूछ रहा हूँ। तो इन बातों को सुन के हम उस लड़की को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि ऑफ कोर्स मैंने इतने साल यहाँ पर गुज़ारे हैं तो मुझे अच्छे तरीके से मालूम है यहाँ पर जो ड्रैगन क्या है वो उसकी लोकेशन के बारे में।
अपने हमसे कहते हैं कि चलो ठीक है फिर, तो क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओगी? को सुन के वो लड़की कहती है कि क्या तुम मैं एक स्टूपिड दिखाई दे रही हूँ? अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो क्या तुम यहाँ पर वापस से आओगी? अपना हमसे कहते हैं कि वेल ये चीज़ मेरे लिए भी यहाँ पर सेम ही है। अगर तुम झूठ बोल रही हो और मैंने तुम्हें रिलीज़ कर दिया, तो तुम तो रिलीज़ होते यहाँ पर मुझे मार डालोगे ना। तो यहाँ पर जो डेमन होती है वो कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर, अगर तुम मुझे रिलीज़ नहीं करने वाले हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगी। अपना हमसे कहते हैं कि चलो ठीक है फिर, मैं यहाँ पर खुद से ही वो सारी चीज़ें को ढूँढ लूँगा। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर आज़ाद करके खुद के ऊपर एक डेंजर नहीं लाने वाला। एंड इतना कहते हुए अपना हमसे वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि और भी ज़्यादा तुम यहाँ पर वेट करो, कम से कम 100 सालों तक। एंड मैं यहाँ पर जो गुफा है उसकी जो एंट्रेंस है उसे वापस से उसके ओरिजिनल स्टेट या फिर उससे भी अच्छी तरीके से यहाँ पर पैक करके जाऊँगा, ताकि यहाँ पर है ना आने वाले 100 या 200 सालों तक कोई भी तुम्हें आज़ाद ना करा सके, किसी को भी ना पता चल सके कि तुम इस केव के अंदर बंद हो। तो इस बात को सुनते हैं हम उस डेमन की हालत देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। एंड वो कह रही होती है कि कोई इतना ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकता है। अपना हमसे कह रहा होता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं इतना ज़्यादा नीचे गिरूँ तो मुझे लोकेशन बता दो। एंड अगर मुझे ये कंफर्म हो गया कि तुमने जो लोकेशन बताया वो पूरी तरीके से सही है, तो मैं वापस से आकर तुम्हें यहाँ पर है ना चैन से आज़ाद करा दूँगा। इन बातों को सुन के हम डेमन को देखते हैं जो कि कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अनफ़ेयर है। इस बात को सुनकर अपने हमसे कहता है कि वेल मुझे लगता है कि तुम ऐसी पोजीशन में नहीं हो जहाँ पर तुम फेयरनेस की यहाँ पर बातें कर सको। तो इन बातों को सुन के हम देखते हैं डेमन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड वो कह रहा होती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। एक बार अगर तुम ड्रैगन केव के अंदर एंटर हो जाते हो तो तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पर मेरे को वापस से रिलीज कराने के लिए भी जिंदा नहीं बचोगे। अपने हमसे कहते हैं कि वेल मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, तुम बस मुझे लोकेशन बताओ। इन बातों को सुन के हम देखते हैं डेमन को जो कि कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो, जबकि तुम्हें पता ही नहीं है जो ड्रैगन्स की पावर है वो कितनी ज़्यादा होती है। यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि एक जो यंग ड्रैगन होता है ना उसकी पावर भी जो लो लेवल के फ्रेंड्स होते हैं उनके बराबर होती है। जब मैं यहाँ पर ऐसी हालत में नहीं थी ना तो मैं यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट है उन्हें अकेले ही यहाँ पर संभाल सकती थी। तो क्या तुम यहाँ पर मेरी बात को समझ रहे हो? वैसे मुझे तुम्हारा नाम तो बताओ। तो अपना हमसे यहाँ पर जो जिन जिगांग है उसका नाम बता देता है। एंड कह रहा होता है कि आखिर तुम कौन से टाइप की मैजिक बिस्ट हो। इन बातों को सुन के हम देखते हैं वो कहती है कि मैं 9 टेल इविल फोक्स हूँ और हमारी जो फैमिली है यानी जो हमारी रेस हमारी जो kin है उसकी यही खासियत है, हमारे ऊपर जो भी ग्रजेस होते हैं हम उन्हें कभी भी नहीं भूलते हैं, हम उन्हें यहाँ पर है ना दुगने इंटरेस्ट के साथ में चुकाते हैं। इसलिए याद रखना, अगर तुमने यहाँ पर है ना मेरे को आज़ाद कराया तो मैं तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड दूंगी, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर मेरे को रिलीज़ नहीं किया तो याद रखना मैं तुम्हारी ज़िंदगी को हेल बना दूंगी, मुझे यहाँ पर है ना एक तरीके से धोखा देने के चक्कर में। अपने हमसे कहते हैं कि ठीक है मैं इस बात को याद रखूंगा। फिर वो डेमन हंसते हुए यहाँ पर कहती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारी लोकेशन बताती हूँ। एंड हम देखते हैं वो अपने हमसे को उसका लोकेशन बता देती है। तो यहाँ पर वो अपनी लोकेशन को लेकर अपना एमसी अब यहाँ पर अपनी नई मिली लोकेशन के ऊपर चल देता है। एंड उनमें सोच रहा होता है कि वेल यहाँ पर मेरी जो आज मुलाकात है वो एक फिन डेमन से हुई है। ये सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब था और एक नया एक्सपीरियंस था। मुझे यहाँ पर अपने जुगाड़ से उन्हें कभी भी डाउन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये माँ फॉरेस्ट है और यहाँ पर है ना एक से एक खतरनाक चीज़ है। एंड हमारा सीन स्टार्ट होता है और हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ड्रैगन गॉड मैं आपके लिए 3 अनटच्ड गर्ल्स को लेकर आया हूँ, आप यहाँ पर हमारी जो ऑफरिंग्स है उसे स्वीकार कीजिए और हमारा यहाँ पर जो विलेज है उसे आने वाले कुछ सालों तक और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन दीजिए। एंड हम देखते हैं जो तीनों गर्ल्स होती हैं वो एज ए सेक्रीफाइस ऑफरिंग्स लाई गई होती है ड्रैगन गॉड के लिए। एंड हम देखते हैं इन तीनों में से जो एक लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा शांत होती है, बाकी दो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पैनिक कर रही होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो यहाँ पर 20 वाली लड़की जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत होती है उसे कह रहा होता है कि वोलियोंग यहाँ पर जो बाकी दो गर्ल्स हैं उनका ध्यान रखना। वोलियोंग कहती है कि ठीक है समझ गई। फिर यहाँ पर जो ये बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर है ना जो यहाँ पर ड्रैगन गॉड है उनकी केव में छोड़ के आ रहा हूँ। एंड हम देखते हैं यहाँ पर वो जो ड्रैगन गॉड की केव होता है उसके सामने उन तीनों को छोड़ के आ जाता है। तो अपना हमसे उन तीनों को देखते हैं, उन्होंने सोच रहा होता है कि अच्छा तो यहाँ पर ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये लोग यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं उनको ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं ड्रैगन्स के लिए। तो क्या यहाँ पर ये जिन ड्रैगन्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्या वही एंशियंट ड्रैगन है जिसकी तलाश मैं कर रहा हूँ? अपने हमसे उनमें सोचने लगता है कि वेल आखिर जो ड्रैगन है वो कहाँ पर अपेयर होगा, यहाँ पर है ना केव के सामने, क्या वो यहाँ पर आने वाला है? तो वो सोचता है कि अगर केव के सामने वो ड्रैगन आने वाला है तो मुझे भी यहाँ पर छुप के बैठ जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन को पाना होगा। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उन तीनों लड़कियों में से एक को लेकर आ जाता है। अब जैसे अपना हमसे लेकर आ रहा होता है वो लड़की यहाँ पर अपनी आंखें खोल लेती है। एंड मन में सोचती है कि आखिर ये कौन है, क्या ये ड्रैगन गॉड है? लेकिन मैंने जैसा सुना था ये तो उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एंड ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ट्रीट कर रहा है। फिर वो यहाँ पर हमने सोचती है कि अगर यहाँ पर जो ड्रैगन गॉड है ऐसे इंसान है तो। एंड हम देखते हैं वो अपने हमसे को ड्रैगन गॉड यहाँ पर प्रोनाउंस करती है। तो अपना हमसे कहता है कि लेडी मैं यहाँ पर ड्रैगन गॉड नहीं हूँ जिसकी तुम लोग यहाँ पर बातें करते हो।
वो लेडी कहती कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर ड्रैगन गॉड नहीं हो। तो अपना हमसे कहता है कि वेल मैं यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ जो कि यहाँ से जा रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ। तो इन बातों को सुन के हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। अपना हमसे कह रहा होता है कि वेल वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, और एक बार जब कन्वर्सेशन एंड हो जाएगी तो मैं आपको वहीं पर ले जाके छोड़ दूंगा जहाँ से मैं आपको लेकर आया था। तो क्या आप प्लीज़ मेरे यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दोगी। तो इन बातों को सुन के वो लड़की मन में सोच रही होती है कि इसके पास में एक जेड डॉग है जो कि इंटरमीडिएट लेवल का बिस्ट है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ओढ़ने से यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट है, और जिस फॉर्मेशन के अंदर इसने अभी मेरे को बैठा के रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी हमें बाहर का इंसान नहीं देख सकता है, वो भी कोई लो लेवल की नहीं है। तो मैं समझ पा रही हूँ कि ये जो इंसान है वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इसके साथ में रूड हो सकती हूँ। फिर वो अपने हमसे से कहती हैं कि वेल आखिर तुम किसके बारे में क्यूरियस हो। अपना हमसे कहता है कि वेल आखिर जो यहाँ पर ड्रैगन गॉड है जिनके बारे में यहाँ पर तुम लोग बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि आखिर वो कैसा दिखाई देता है। तो इन बातों को सुन के वो लड़की कहती है कि नहीं मुझे नहीं आइडिया, क्या तुम्हें क्या पता है ड्रैगन गॉड के बारे में। अपना हमसे कहता है कि मेरे हिसाब से तो जो ड्रैगन गॉड है वो यहाँ पर है ना एक तरीके से है, उसके आगे दो हॉर्न होंगी, उसकी जो बॉडी है वो सांप जैसी होगी, एंड उसकी जो चेस्ट है उसके ऊपर एक वाइट निशान होगा, एंड उसकी यहाँ पर जो पूरी की पूरी बॉडी है वो यहाँ पर एक तरीके से नीले कलर की होगी। तो इन बातों को सुन के वो लड़की कहती है कि वेल मेरे को श्योर नहीं है कि आखिर जो ड्रैगन गॉड है वो यहाँ पर एक डेमन है या फिर एक इंसान है। अपना हमसे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर उनके लिए ऑफर किया जा रहा है, क्या यहाँ पर तुम्हें जिंदा ही उनके उनके लिए सेक्रीफाइस कर दिया जाना ड्रैगन गॉड के नाम पर, क्या तुम्हें ये सही लगता है। फिर वो लेडी कहती है कि वेल जो यहाँ पर हमारे चीफ वो ऑलरेडी ड्रैगन गॉड से मिल चुके हैं, एंड 5 साल पहले यहाँ पर जो ड्रैगन गॉड है वो अपीयर हुए थे, एंड उन्होंने हमारे विलेज की रक्षा की थी। तो अपने हमसे कहता है कि अच्छा तो क्या तुम विलेज के लिए अपनी जान देना यहाँ पर सही समझती हो। इन बातों को सुन के वो लड़की कहती है कि हाँ मेरे विलेज के लिए यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपना हमसे कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया, एंड हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो उस लेडी को वापस से वहीं पर छोड़ के आ जाता है। फिर अपना हमसे सोचता है कि वेल मेरे को देखना है आखिर इस जो ड्रैगन गॉड है वो कैसा दिखाई देता है। इसके लिए हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वहीं पर एक फॉर्मेशन बिछाता है एंड वहीं पर बैठ जाता है। अब यहाँ पर अपना हमसे प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो ब्रेक थ्रू करने के बाद में अब स्पिरिट एनर्जी गेट्स को यहाँ पर ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसके लिए उसके मास्टर ने बताया था कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ही कल्टीवेट नहीं करना है, बल्कि इसके लिए तुम्हें यहाँ पर जो अपना कैरेक्टर है उसे भी कल्टीवेट करना है। तो अपने हमसे को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर जो कैरेक्टर है उसको कल्टीवेट करने से यहाँ पर क्या मतलब था मेरे मास्टर्स का। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, एंड उसे ये एहसास हो जाता है कि यहाँ पर कोई तो एंट्री ले रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन होता है। जैसे ड्रैगन आता है हम देखते हैं तीनों लड़कियां उसके सामने झुक जाती हैं एंड कह रही होती है कि हम जो ड्रैगन गोट है उन्हें ग्रीट करते हैं। इस चीज़ को देखकर यहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा नाइस है। फिर वो कहता है कि एक इंसान जो कि यहाँ पर छुपा हुआ है क्या वो भी बाहर आएगा। एंड हम देखते इतने कहते वो अपने हमसी की तरफ देखता है, अपना हमसी काफ़ी हैरान होता है एंड सोच रहा होता है कि इसे कैसे पता कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। फिर वो जेडो को लेता है एंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, एंड सोचता है कि अगर इसे मेरी प्रेजेंस का इतना इजीली पता चल चुका है तो मैं जानता हूँ कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, ये मेरी यहाँ पर लीग से तो पूरी तरीके से बाहर है, तो मैं तो यहाँ पर इससे फाइट ही नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। यही सोचते हैं हम देखते हैं जो अपना हमसी होता है वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है वो अपने हमसी के सामने आ जाता है और कहते हैं कि मैंने तुम्हें बाहर आने के लिए कहा था ना कि भागने के लिए। एंड हम देखते हैं इतना कहते हैं वो अपने हमसी को पकड़ने वाला होता है, तभी अपना हमसी बहुत सारी बोटल्स को निकालता है अपनी पॉकेट में से, एंड हम देखते हैं उन्हें यहाँ पर जो ड्रैगन होता है उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से वो बोटल्स वहीं पर फूट जाती हैं। ड्रैगन कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी फालतू की हरकतें मेरे ऊपर यूज़ करने की। लेकिन अगले पल हम देखते हैं जो बोटल्स होती हैं उनमें से बहुत सारी अजीब सी गंध बाहर निकलने लगती है, जो कि ड्रैगन को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि जो ड्रैगन है वो भी यहाँ पर एक अदर स्पीसीज का ही बनता है। एंड हम देखते हैं अब उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होता है, वो अपने ड्रैगन के फॉर्म में आता है एंड यहाँ पर अपने हमसी का पीछा करने लगता है। वो सबसे पहले यहाँ पर अपने हमसी के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिसे अपना जेड होग रोक लेता है, जिसकी वजह से जो जेड होग होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है वो वापस से अपने हमसी के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो अपना हमसी होता है वो नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो भी नीचे आ जाता है एंड यहाँ पर अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर अपने जो कपड़े उन्हें ठीक करने लगता है और कहता है कि सच में अब जाकर वो जो बदबू वो मेरे शरीर से गई है। एंड फिर हम देखते हैं वो अपने हमसी की तरफ देखने लगता है, जिसे उसने हवा में ही लटका के रखा है, एंड वहाँ पर जाने के बाद में वो उसकी सारी बोटल्स को निकाल लेता है एंड कहता है कि आखिर ये है क्या। फिर वो अपने हमसी को देखता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा बॉय मिल चुका है,